हेलो दोस्तों, मैं रामकेश सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में आज हमारा जो है इनवर्टिब्रेट यानी कि नॉन कॉर्डेटा टॉपिक खत्म हो गया। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कॉर्डेटा से होगा। अभी तक के वीडियो इनवर्टिब्रेट्स के अगर आपको नहीं मिले हैं तो इसी चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में उन वीडियो को भी प्राप्त करिए। कॉर्डेटा खत्म करने के बाद जूलॉजी और बॉटनी की सीरीज बंद कर दी जाएगी क्योंकि इस पर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उसके अलावा हमारे इसी चैनल पर आपको लेखपाल, यूपी होमगार्ड और इसके साथ साथ बिहार टीआरई की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला, which of the following phylum is classified on the basis of their skull cavities? निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम उसकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है पिसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या एवीज। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रेप्टाइल्स। फाइलम सरीसृप को उसकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनमें जो स्कल्स होते हैं उसके आधार पर इन्हें एनेप्सिडा, सिनेप्सिडा, पैराप्सिडा, डायप्सिडा और यूरोप्सिडा में वर्गीकृत किया जाता है। एनेप्सिडा क्या होता है? तो बिना किसी टेम्पोरल फोशा के यानी जिसमें टेम्पोरल फोशा ना पाया जाए उन्हें एनोप्सिडा के अंतर्गत रखते हैं। सिनोप्सिडा, इसमें एक टेम्पोरल फोशा पाया जाता है नीचे के हिस्से में। पैराप्सिडा, एक टेम्पोरल फोशा पाया जाता है ऊपर के हिस्से में। और अगर बात करें डायप्सिडा की तो इसमें दो टेम्पोरल फोशा पाया जाता है। और यूआर्प्सिडा में एक टेम्पोरल फोशा जो कच्छ के पीछे खुलता है पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहला आपको दिया है एनोप्सिडा। एनोप्सिडा में आपको कहीं भी टेम्पोरल फोशा देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद है यूरोप्सिडा। यूरोप्सिडा जिसे सिनेप्सिडा कहा जाता है, इसमें इसमें जो है एक टेम्पोरल फोसा जो है देखने को मिल रहा है। उसके बाद है पैराप्सिडा। पैराप्सिडा में एक टेम्पोरल फोसा नीचे के हिस्से में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सिनेप्सिडा। सिनेप्सिडा में एक टेम्पोरल फोसा जो है नीचे की तरफ और पैराप्सिडा में ऊपर की तरफ। और डायोप्सिडा में दो टेम्पोरल फोसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, एनोप्सिडा में कोई टेम्पोरल फोसा नहीं है। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि सरीसृप यानी रेप्टाइल्स को उनके स्कल्स के आधार पर डिवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है? पेरिपेटस, प्रोटोपेट्रस, आर्क्योपेट्रिक्स या इकाइडेना? कौन जो है रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की कड़ी माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्क्योपेट्रिक्स। आर्क्योपेट्रिक्स को सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है। ये सरीसृप और पक्षी दोनों के ही लक्षण शो करते हैं। पक्षियों के समान इसमें पंख होते हैं, चोंच होते हैं, पंजे होते हैं, जबकि इनके चोंच में जो दांत होता है और जो इनकी बाहरी स्किन होती है वो सरीसृप के समान होती है। इसलिए ये जो है दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा एवं ना उड़ने वाला दो पैर का पक्षी है? ऑप्शन कीवी, शुतुरमुर्ग, बत्तख और कोयल। तो हम सभी को पता है कीवी जो है ये सबसे छोटा पक्षी आता है, यहाँ सबसे बड़ा पूछा है। शुतुरमुर्ग जिसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है ये सबसे बड़ा ना उड़ने वाला दो पैर का पक्षी है। शुतुरमुर्ग कितना लंबा होता है? ये 2.7 मीटर तक लंबे हो सकते हैं यानी कि 9 फीट तक लंबे होते हैं। और इनकी जो वजन है वो 320 पाउंड तक हो सकता है। एकमात्र पक्षी है जिसके प्रत्येक पैर में दो पैर की अंगुलियां होती हैं और यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज दौड़ता है, यानी कि ये दौड़ता तो बहुत तेज है लेकिन उड़ नहीं सकता है। इसी को स्टूथियोनिफॉर्मिस कहते हैं जिसे रेट्राइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे उड़ान विहीन पक्षियां होते हैं उसमें शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी, सोरव्रीज ये सब होती हैं, लेकिन ये जो है सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन, एमनियोटा समूह में आते हैं। एमनियोटा और एनएमनियोटा दो प्रकार से समूह को जो है डिवाइड किया गया कॉर्डेटा को। एमनियोटा यानी कि इसमें आपको देखने को मिलेगा RVM, एक मिनट रुकिए, RBM यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल। रेप्टाइल्स और बर्ड और मैमल जो होते हैं ये एमनियोटा समूह में आते हैं। इसके अलावा अगर एन एमनियोटा पूछ ले तो एन एमनियोटा समूह में कौन आते हैं? तो एन एमनियोटा समूह में इसके अलावा जो बचे हैं एम्फीबियंस और कौन सा बचा? एक एबीज, नहीं एबीज तो बर्ड्स में आ गया। एम्फीबियंस और कौन सा बचा? एक पिसीज। एम्फीबियंस और पिसीज
ये दोनों जो हैं यानी कि फिशेस जो हैं ये दोनों एमनियोटा में आते हैं। अगर पूछा जाए एमनियोटा है क्या, तो ऐसे कशेरुकों के समूह जिनके भीतर भ्रूण या भ्रूण के विकास से गुजरता है, एमनियोजन के भीतर भ्रूण या भ्रूण के विकास से गुजरता है, उसे एमनियोटा कहते हैं। एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोइस भ्रूण के ऊतक की परत से विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीनों में मोनोजीनियस बाह्य परजीवी मुख्यतः पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कॉर्डल फिश, गिल्स, पैरोक्टल फिल्स या फिर पेक्टोरल फिल्स या फिर कैस्पलर्स, काल्सपर्स। सही जवाब हो जाएगा इसका गिल्स, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मोनोजीनियस आमतौर पर मीठे पानी और समुद्री आवासों में बोनी फिशेस पर पाए जाते हैं। मोनोजीनियस बाह्य परजीवी चपटे कृमि का एक समूह है जो आमतौर पर त्वचा, गलफड़ों यानी कि गिल्स या मछली के पंखों पर पाए जाते हैं। ये है क्या? तो ये पैरासाइट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मोनोजीनियस है क्या, तो ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जो बाह्य परजीवी होता है, किस पे होता है? फिशेस के गिल्स पर होता है या फिर उनके पंखों पर होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उभयचर में निषेचित अंडे मादा के आमाशय से विकसित होते हैं और लघु मेढक उनके मुख से बाहर निकलते हैं? किसमें निकलेंगे? सेलामांडर, रियोबैक्टेरस, इक्तियोफिश या फिर एलाइटीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रियोबैट्रेकस। ऑस्ट्रेलिया का गैस्ट्रिक ब्रूडिंग मेढक या जिसी को प्लेटिपस मेढक या रियोबैट्रेकस के नाम से जाना जाता है। इसमें मादा अपने अंडे सामान्य रूप से देती हैं और नर उन्हें शुक्राणु द्वारा निषेचित कर देते हैं। निषेचित अंडे को मादा द्वारा निगल लिया जाता है। टैडपोल उनके पेट यानी आमाशय में 8 सप्ताह तक रहते हैं और अंत में छोटे मेढकों के रूप में मुंह से ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, किसके पेट में रहेंगे? मादा के द्वारा जब अंडे निगल लिए जाते हैं तो उनमें जो है टैडपोल उनके आमाशय में कितने दिन तक रहते हैं? 8 सप्ताह तक रहते हैं और फिर छोटे मेढक के रूप में मुंह से बाहर आ जाते हैं। ब्रूडिंग अवधि के दौरान गैस्ट्रिक शोषण यानी पाचक एंजाइम जो है वो बंद हो जाता है, नहीं तो उनके जो लार्वा हैं वो भी पच जाएंगे, इसलिए उनमें जो है गैस्ट्रिक स्रावण जो है वो बंद हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाए रियोबैट्रेकस को और किस नाम से जाना जाता है? इसे प्लेटिपस मेढक या फिर गैस्ट्रिक ब्रूडिंग मेढक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पॉइजनस? निम्नलिखित जंतुओं में से कौन सा विषैला है? ऑप्शन हेमीडैक्टिलस, यूरोमैट्रिक्स, नर ऑर्निथोरिंकस या फिर कैमलियन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेल ऑर्निथोरिंकस। प्लेटिपस या इसी को मेर ऑर्निथोरिंकस कहा जाता है, या इसी को बत्तख चोच एक जहरीला मतलब इसी को बत्तख चोच कहते हैं, बत्तख चोचा, या एक जहरीला स्तनपायी होता है जो अर्धजलीय जानवर है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है और अंडा देने वाला मैमल्स होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नर ऑर्निथोरिंकस इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मछली में क्लोराइड स्रावित कोशिकाएं पाई जाती हैं। गिल्स, किडनी, लीवर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गिल्स यानी क्लोम में। मछली की गिल्स स्रावित उपकला की क्लोराइड कोशिकाएं जो ताजे पानी से समुद्र में के पानी में संक्रमण करती हैं, क्लोराइड स्रावण को उत्तेजित करने वाले तीव्र संकेत को प्रतिक्रिया देकर बढ़ी हुई लवणता के अनुकूल होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्वासनावधि में पक्षी वायु से निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकाल लेने में सक्षम होते हैं? 20%, 40%, 90% या 100%। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 90%। प्रश्नावधि यानी कि अगर बात करें इंस्पायरेशन में तो पक्षी वायु से 90% ऑक्सीजन की मात्रा निकालने में सक्षम होती हैं। पक्षी अपने फेफड़े के माध्यम से 7 से 9 वायु कोशों की एक श्रृंखला के माध्यम से लूपी ट्यूबुलों से जुड़े होती हैं और हवा को एक दिशा में ले जाकर मिश्रण की समस्या से बचते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने परसेंट निकाल लेते हैं? 90%। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एनाड्रोमस फिशेस? निम्नलिखित में से कौन सा मीन उद्गामी है यानी कि एनाड्रोमस है? एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस
जब उनके प्रजनन के दौरान मछलियाँ एक जगह से दूसरे जगह पे गमन करती हैं तो उन्हें दो भागों में बांटा गया, एक एनाड्रोमस और एक कैटाड्रोमस। वे मछलियाँ जो मीठे पानी में पैदा होती हैं फिर खारे पानी में चली जाती हैं वे जो है एनाड्रोमस कहलाती हैं, और वे मछलियाँ जो खारे पानी में पैदा होती हैं और मीठे पानी में चली जाती हैं वो कैटाड्रोमस कहलाती हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हिल्सा। हिल्सा एक ऐसी मछली है जो प्रजनन के लिए मीठे पानी में प्रवास करती है, मतलब ये मीठे पानी में पैदा होकर खारे पानी में चली जाती है, हिल्सा। इसके अलावा सैल्मन, ट्राउड, ये सारी मछलियाँ एनाड्रोमस कहलाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर याद करें तो खारा पानी और खा से खारा पानी और खा से कैटाड्रोमस ऐसे कुछ मिलता जुलता आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें दंत श्रृंगी चोंच द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? द टीथ आर रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी वीक इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किसमें जो है दांत जो है वो हॉर्नी वीक के द्वारा रिप्लेस कर लिया जाता है? रिंकोसिफेलिया, स्क्वेमेटा, कीलोनिया या फिर क्रोकोडीलिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कीलोनिया। कीलोनिया सरीसृप पक्षी वर्ग के सदस्य हैं, सरीसृप वर्ग के सदस्य हैं कीलोनिया। इसमें कछुआ और टेरापिन्स शामिल होते हैं। सभी में दांतों की कमी होती है और एक सींग वाली चोंच होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है क्या? तो ये एक सरीसृप है। अगला, सिफेलोकॉर्डेटा में वंश की संख्या है। सिफेलोकॉर्डेटा में कितने जो हैं जेनरा पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक 2। सिफेलोकॉर्डेटा कॉर्डेटा का ही एक उपजगत है। इसमें कशेरुकियों के निकट जीवित संबंध होता है। इसमें 2 जेनरा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थि की उपस्थिति बेजोड़ लक्षण है। द प्रेजेंस ऑफ बोन इज एन यूनिक कैरेक्टर ऑफ। बोन्स का प्रेजेंट होना किसका लक्षण है? तो बोन्स जो है ये सारे वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी में जो है बोन्स पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स के यूनिक कैरेक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास यानी कि जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो उसे सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टेनोथर्मल, होम्योथर्मल, प्लाइकोथर्मल या यूरेथोथर्मल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेथोथर्मल। पृथुतापी जीव ये बहुत अधिक टेम्परेचर को सहन करते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं? तो इसके उदाहरण जैसे गाय, बंदर, इंसान, बकरी, भेड़, ये सभी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको उड़ने वाली मछली कहा जाता है? तो उड़ने वाली मछली जो है ये कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सोकोइट्स, यानी कि जिसे एक्सोकोटस कहा जाता है। एक्सोकोटस, एक्सोसीटस भी कहीं कहीं लिखते हैं इसको। एक्सोकोटस, एक्सोसीटस या एक्सोकोइट्स, ये मछली जो है ये उड़ने वाली मछली कही जाती है। यह एक हड्डी वाली मछली है और समुद्री मछली भी है। ठीक है, इसका शरीर चक्रीय तराजू से ढका होता है, मुंह चौड़ा होता है और जबड़े में दांत होते हैं। पूंछ में उदर लोब के रूप में हाइपोब्लास्टिक पंख होते हैं। इस मछली में पेक्टोरल पंख बड़े होते हैं और ग्लाइडिंग उड़ान में सहायता करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्सोसीटस, एक्सोकोटस या एक्सोकोइट्स फिश जो है ये उड़ने वाली मछली होती है। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं एक्सोसीटस मछली की। ये एक्सोसीटस मछली है, इसका ये पेक्टोरल फिन है, ये जो बहुत बड़ा होता है, यही इसको उड़ने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की कड़ी कौन सी है? तो सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी मोनोट्रेमेटा कहलाता है। पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी आर्क्टियोपैट्रक्स कहलाता है। और यहाँ पे सरीसृप और स्तनधारी पूछा है तो इसका हो जाएगा मोनोट्रेमेटा। ठीक है, मोनोट्रेमेटा की केवल 5 जीवित प्रजातियां अभी वर्तमान में हैं, जिसमें प्लेटिपस, इकाइडेना ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लेनोग्लॉसस को कॉर्डेटा समूह में रखे जाने का मुख्य कारण क्या है? ब्लेनोग्लॉसस कॉर्डेटा समूह में रखा गया, इसका मुख्य कारण क्या है? उसमें जो है फेरेंजियल गिलस्लिट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक स्टोमियल डाइवर्टिकुलम जिनको पृष्ठरज्जु माना जाता है यानी नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है, सही बात है। और डॉर्सल हॉलो नर्व सिस्टम प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लेनोग्लॉसस को कॉर्डेटा में रखे जाने का कारण उसमें प्रेजेंट जो गिलस्लिट्स हैं
नोटोकॉर्ड है और उनका जो हालो नर्व सिस्टम है, ये तीनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्फिनोडॉन पेक्टेटस कहलाता है। स्फिनोडॉन पेक्टेटस क्या कहलाता है? तो ये लिविंग फॉसिल कहलाता है। क्या कहलाता है? लिविंग फॉसिल कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्फिनोडॉन पेक्टेटस एक जीवित जीवाश्म है। स्फिनोडॉन पेक्टेटस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को टुआटारा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में जीवित जीवाश्म है क्योंकि इसे न्यूजीलैंड के कुछ ही जगहों पर देखने को मिलता है, बाकी ये कहीं दिखाई नहीं देता है, विलुप्त हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जाइगोस्फिन और जाइगैंट्रम पाया जाता है। जाइगोस्फिन एंड जाइगैंट्रम किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वर्टिब्रेट ऑफ स्नेक में। कशेरुकी सांप में जाइगोस्फिन और जाइगैंट्रम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कशेरुकी सांप में। ठीक है, जो अग्रधुरी और पश्चधुरी को जोड़ने का कार्य करता है, यानी एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को जोड़ने का कार्य करता है। ये सांप के कशेरुकी में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेढक में पूर्ण रूप से विकसित शुक्राणु कोशिकाओं में होती है। मेढक में पूर्ण रूप से विकसित शुक्राणु कोशिकाओं में क्या होता है? एक न्यूक्लियस, एक एक्रोसोम, एक जोड़ी सेंट्रियोल और पूंछ। तो ये तीनों ही पूर्ण विकसित मेढक के शुक्राणु कोशिकाओं में होती है, यानी कि स्पर्म सेल में होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अ न्यूक्लियस, अ क्रोमोसोम, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड टेल, तीनों ही इनके स्पर्म सेल में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेढक में कौन सी कोशिका है जो टोटीपोटेंट नहीं है? जनरली मेढक की सारी कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं, यानी इसमें जो है जनन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन मेढक के जो जाइगोट्स हैं ये टोटीपोटेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है। पुनर्निर्माण और विभाजन की क्षमता जो है वो जनन कोशिकाओं में होती है। एक मिनट, इस प्रक्रिया में टोटीपोटेंट नई कोशिकाओं का विकास होता है। ठीक है, हाँ, इसमें नहीं होता। किसमें नहीं होता? जाइगोट्स में नहीं होता है। ठीक है, जाइगोट्स जो होते हैं, युग्मनज जो कहते हैं, ये कोशिका एक प्रकार से निष्क्रिय होती है और ये निष्क्रियता की स्थिति प्रायः हाइबरनेशन की अवस्था में दिखाती है और हाइबरनेशन कहलाती है। ठीक, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्टिवेशन की प्रक्रिया है। एस्टिवेशन इज प्रोसेस ऑफ। एस्टिवेशन क्या है? तो जब मेढक निद्रा के लिए ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि गर्मियों के मौसम में ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। ग्रीष्म निद्रा क्या है? इसमें जो है मेढक शरीर और वातावरण के बीच सामंजस्य की स्थिति को स्थापित करने के लिए नीचे जो है मिट्टी के नीचे, पृथ्वी नीचे जो है होल बना के उसमें चले जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक सोते रहते हैं। इसी को ग्रीष्म निद्रा कहते हैं। इसमें ये क्या करते हैं? ये तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, उपापचय की प्रक्रिया को धीमा कर लेते हैं। ठीक है, यही एस्टिवेशन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, साग्रीन एक व्यावसायिक उत्पाद है। साग्रीन एक व्यावसायिक उत्पाद किसका है? तो सा से साग्रीन, सा से सार्क। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सैग्रीन एक प्रकार की कच्चा दाने पर चमड़ा है जो खुरदुरी त्वचा से युक्त है, जो ऐतिहासिक रूप से घोड़े या ओनगेर की पीठ या सार्क रे से प्राप्त होती है। आधुनिक समय में ये त्वचा के व्यावसायिक उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, हाइड्रा में निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विष है। हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में जो विष पाया जाता है वो कैसा होता है? थ्रोम्बिन, हिमोजॉइन, हिप्नोटॉक्सिन या फिर हिपैरिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्नोटॉक्सिन। हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विष हिप्नोटॉक्सिन होता है। जीआईसी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, निमेटोसिस्ट एवं निमेटोब्लास्ट की भित्ति जो है, इनके बीच में कोशिका द्रव्य का पतला अस्तर होता है। इसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर बात करें निमेटोसिस्ट की, तो इसे दंसिका नाशपाती के आकार की कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कैसा होता है? हिप्नोटॉक्सिन होता है। अगला क्वेश्चन, लोकोमोशन इन लीच अकर्स बाय। लीच में गमन किसके द्वारा होता है? पैरापोडिया, फुट, हाइड्रोस्केलेटन या सीटा। लीच जिसे जोक कहा जाता है, इसमें लोकोमोशन सीटा के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके शरीर पर क्यूटिकल के आवरण पाए जाते हैं। ये जो होते हैं इनका उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया होता है और ये सीटा के माध्यम से लोकोमोशन करते हैं। इन्हीं को जोक कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? तो ये सैंगिवोरस होते हैं, यानी ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन,
फिक्सेशन पैपली किसमें पाया जाता है? अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फिक्सेशन पैपली आर फाउंड इन। फिक्सेशन पैपिला किसमें पाया जाता है? टर्नोरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लैचिडियम लार्वा या एसिडियन लार्वा। तो सबसे पहले जानिए ये लार्वा है किसके। तो टर्नेरिया लार्वा जो है ये ब्लैनोग्लॉसिस के हैं। ट्रोकोफोर लार्वा ये एनिलिडा और मोलस्का में पाया जाता है, सबसे कॉमन लार्वा होता है। ग्लोचिडियम लार्वा यूनियम में पाया जाता है और एसिडियन लार्वा जो है ये सी स्क्वाड्स में पाया जाने वाला लार्वा है। अब जो है फिक्सेशन पैपली किसमें पाया जाता है? तो फिक्सेशन पैपिला जो है ये इकानोडर्मेटा के सदस्य में पाया जाता है, जिसे सी स्क्वाड्स के नाम से जानते हैं। इसी में जो है इसका लार्वा है एसिडियन लार्वा, इसी में फिक्सेशन पैपिला जो है वो पाया जाता है। ये लार्वा को आधार या आश्रय से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? मछली और उभयचर, उभयचर और सरीसृप, सरीसृप और बर्ड, बर्ड और स्तनधारी। हर्पेटोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इक्थियोलॉजी में किसके अध्ययन करते हैं, तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स का अध्ययन करते हैं और मैमोलॉजी में मैमल्स और उनके मैमरी ग्लैंड का अध्ययन किया जाता है मैमोलॉजी के अंतर्गत। बाकी अगर उभयचर और सरीसृप की बात करें तो हर्पेटोलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीवा कशेरुकी रहित है, यानी किसमें जो है सर्वाइकल वर्टिब्रेट नहीं पाया जाता है? सील, स्नैक, फ्रॉग या फिश। सही जवाब ऑप्शन डी फिश। फिश में सर्वाइकल वर्टिब्रेट नहीं पाया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा, वश, काठ, श्रिक, द्रुम स्तनधारियों में कशेरुकी है। ग्रीवा कोशिका कशेरुकी गर्दन के हिस्से में पाया जाता है और मछली में जो है कशेरुकी अनुपस्थित होता है, इसलिए इसमें जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं पाया जाता है। अगला, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच टू। पक्षियों की उड़ान पेशियां किससे जुड़ी होती हैं? तो पक्षियों के जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो स्टर्नम से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। या चौड़ी चपटी अखंडित नाव के आकार की पेशियां होती हैं जो पसली की अस्थियों से जुड़ी होती हैं। फर्कुला की हड्डी में भी ये जुड़ी होती हैं। ठीक है, किसमें? फर्कुला बोन्स में भी ये जुड़ी होती हैं। इससे कोई अलग से उड़ान हेतु मांसपेशियां नहीं पाई जाती हैं। ये स्कैपुला जो है ये क्या है? तो ये कंधे की हड्डी कही जाती है और इसी से इनकी जो फ्लाइट मसल्स हैं वो इसी से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पक्षियों की उड़ान पेशियां पेक्टोरियल माइनर्स हैं। पक्षी की जो उड़ान पेशियां पेक्टोरियल माइनर्स क्या है? एक डिप्रेस पेशी, एक लिफ्ट पेशी, डिप्रेस और एलिवेटर पेशी या एक सहायक मांसपेशी। सही जवाब ऑप्शन बी एक लिफ्ट पेशी। पेक्टोरेलिस माइनर मददगार होती है ऊपर उड़ान के लिए और ये एक लिफ्ट पेशी का कार्य करती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर इन टैडपोल लार्वा। प्रतिगामी कायांतरण किसके टैडपोल लार्वा में होता है? फ्रॉग, टोड, साल्पा या एम्फिऑक्सिस। सही जवाब ऑप्शन सी साल्पा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस विकास की एक अवस्था होती है। यह यूरोकॉर्डेटा में देखने को मिलती है। लार्वा में वयस्क की अवस्था में विकसित होना रेट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस नोटोकॉर्ड विलुप्त हो जाता है। इनकी लार्वा अवस्था में पूंछ पाई जाती है परंतु यह वयस्क यानी एडल्ट अवस्था में विलुप्त हो जाती है। यह किस में देखने को मिलता है? साल्पा में देखने को मिलता है। साल्पा किससे संबंधित है? तो ये हर्डमेनिया से संबंधित है। इसमें सी पोटैटो, साल्पा ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, फर्कुला का निर्माण किसके संलयन से होता है? यानी फर्कुला इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, किसके संलयन से होता है, किसके फ्यूजन से होता है? कार्पल्स इन लिजार्ड, कैल्विकल इन पिजन, जाइगोस्फेंस इन स्नैक, जाइगोस्फिन इन स्नैक या फिर बोमर इन रैबिट्स। फर्कुला जो है ये पक्षियों के उड़ान में सहायक होता है और दोनों कैल्विकल के संलयन से होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कैल्विकल्स इन पिजन। ठीक है, फर्कुला का निर्माण कबूतर में दोनों कैल्विकल के संलयन से होता है। अगला, फोरामेन ट्रायोसिस पाया जाता है। फोरामेन ट्रायोसिस किसमें पाया जाता है? पक्षियों के पेक्टोरल गर्डल में। पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। पक्षियों के पेक्टोरल गर्डन में फोरामेन ट्रायोसिस पाया जाता है। ट्रायोसिस क्या है? तो ट्रायोसिस का फोरामेन एक मुक्त छोर है जो पक्षी के स्कैपुला
क्लेविकल कोरेकाइड से घिरा होता है। स्तनधारी के कमरबंद में किसी भी प्रकार का फोरामेन जो है वो मौजूद नहीं होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है, यानी 3 सही है 1 गलत हुआ है। पहला है पेक्टोरल ग्लैंड जो है पैरोटिड ग्लैंड उभयचर से संबंधित है। टेरिगोपोडियल ग्लैंड मैमल्स से नहीं संबंधित है। ट्रैगोपोडियल ग्लैंड जो है ये मैमल में अनुपस्थित होता है। यूरोपाइजल ग्लैंड बर्ड में होता है जो ऑयल सिक्रीट करता है। और फेरामोन ग्लैंड सरीसृप में पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है फीमोरल। सही जवाब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक स्वच्छ जल यानी ताजे पानी में अखाद्य मछली है, यानी स्वच्छ जल में पाया जाता है लेकिन उसको खाया नहीं जाता है, कौन सी मछली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेट्राओडॉन कटकुटिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। टेट्राओडॉन मछली के बाह्य त्वचा पर विष पाए जाते हैं। इसीलिए ये ताजे पानी में पाए जाने के बावजूद भी ये खाने योग्य नहीं होता है। जो खाने योग्य मछली होता है लेवियो रोहिता, जिसे रोहू कहा जाता है, ये खाने योग्य मछली होता है। अगला क्वेश्चन, प्रीन ग्लैंड इज फाउंड इन। प्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रीन ग्लैंड किसमें पाया जाता है? तो प्रीन ग्लैंड को ही यूरोपाइजियल ग्लैंड या इसी को ऑयल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और यह बर्ड्स में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें पाया जाता है? बर्ड्स में पाया जाता है। अगला, रोहू, सिरहिंस और मिस्टल है। रोहू, सिरहिंस और मिस्टल क्या है? तो ये ताजे पानी में पाए जाने वाली खाद्य मछलियां होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मछली उत्तर प्रदेश की खाने योग्य मछली नहीं है? तो जो खाने योग्य मछली नहीं है, तिलापिया मोजाम्बिक्स, यही पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिबियो रोहिता, जिसे रोहू कहते हैं, ये खाया जाता है। क्लॉरियस ब्राटाकस, जिसे मांगुर कहते हैं, ये भी खाया जाता है। हेरोटोन्यूस्टेस फॉसिल्स, जिसे सिंधी मछली कहते हैं, ये भी खाया जाता है। यानी रोहू, मांगुर और सिंधी खाया जाता है। जो नहीं खाया जाता है वो तिलापिया मोजाम्बिक्स है। ये खाद्य मछली नहीं है। इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता। यह मछली पाया कहाँ जाता है? तो यह अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में पाया ही नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अस्थियां निम्नलिखित में से अपेंडिकुलर कंकाल का भाग नहीं है? अपेंडिकुलर भाग का भाग नहीं है। टेरिगाइड, प्यूबिस, क्लेविकल या फिर फीमर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टेरिगाइड। टेरिगाइड ये आंत के कंकाल का हड्डी है या जो है अपेंडिकुलर कंकाल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कॉर्डेटा के जीवों के शरीर का हिस्सा नहीं है? कॉर्डेटा के जीवों के शरीर का हिस्सा नहीं है। पहला, एंडोस्टाइल, पाइगोस्टाइल, एनल स्टाइल या फिर यूरो स्टाइल। कौन सा कॉर्डेटा में नहीं पाया जाता है? बात करें एनल स्टाइल, जिसे गुदा थैली कहते हैं, ये कॉर्डेटा के शरीर का हिस्सा नहीं है। निचले जानवर यानी इनवर्टिब्रेट्स और मेल कॉकरोच में ये एनल स्टाइल पाया जाता है। एंडोस्टाइल को थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, ये पाया जाता है। पाइगो स्टाइल ये पक्षियों में पाया जाता है और यूरो स्टाइल जो है ये मेढक में देखने को मिलता है। ये मेढक का अंतिम चक्र होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा एनल स्टाइल। एनल स्टाइल पाया किस में जाता है? तो ये निम्न जानवर यानी कि इनवर्टिब्रेट्स और मेल कॉकरोच में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, और इसे स्टार मार्क करिएगा। हाथी का दांत होता है, यानी द टस्क ऑफ एलिफेंट इज द। हाथी का दांत किसका रूपांतरण होता है? मॉडिफिकेशन अपर कैनाइन, मॉडिफिकेशन अपर सेकेंड इंसिजर, मॉडिफाइड लोअर सेकेंड इंसिजर या अ स्पेशलाइज्ड ग्रोथ फ्रॉम द मैक्सिला। सही जवाब ऑप्शन बी, मॉडिफाइड अपर सेकेंड इंसिजर। हाथी के ऊपरी जो कृंतक हैं उसका रूपांतरण इनका टस्क होता है जो लंबा लंबा होता है। यह हाथी को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक लार्वा U/V आकार की नलिका का निर्माण करते हैं और लार्वा अवस्था 3 से 7 वर्ष तक ही रह सकता है। यह दंत विहीन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो ये जिसका मॉडिफिकेशन है वो सेकंड इंसीजर का है। ठीक है, यहाँ पे 700 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कॉर्डेटा में अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं क्योंकि अब हमारा केवल कॉर्डेटा ही फाइलम बचा हुआ है। तो कॉर्डेटा को कंप्लीट करके हम बायोलॉजी या जूलॉजी और बॉटनी के क्लासेस बंद कर दें या जारी रखें, ये आप पे
हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से सहयोग दिया है और वीडियो कंटिन्यू करने का जो आप लोगों ने बात कही है, वो उसके लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। हम आपको पूरा बुक कंप्लीट कराने की कोशिश क्या, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। बस मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन के रूप में इसी तरह से आपका कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ तक हमने कल 700 क्वेश्चन तक कर लिया था। आगे आज एक बार इस क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन बाद हम आपको कमेंट बॉक्स दिखाएंगे और जो है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, द टस्क ऑफ द एलिफेंट इज द, हाथी का दांत होता है मॉडिफाइड अपर कैनाइन, मॉडिफाइड अपर सेकंड इंसिजर, मॉडिफाइड लोअर सेकंड इंसिजर, आ स्पेशलाइज्ड ग्रोथ फ्रॉम द मैक्सिला। हाथी का जो बड़ा वाला दांत होता है, जो ऐसे बाहर की तरफ निकला रहता है, उसको पूछा जा रहा है ये किसका रूपांतरण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड इंसीजर का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? सेकंड इंसीजर का रूपांतरण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जब आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पसंद आएगा तो एक कमेंट बॉक्स, हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उसमें आपका कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, लेकिन उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 5 क्वेश्चन बाद हम कल के वीडियो को कमेंट लेंगे और आप अगर आज कमेंट करेंगे तो कल के वीडियो में आपके कमेंट को भी दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला, एम्बोसीट लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? एम्बोसीट लार्वा अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लेप्रे, सी अर्चिन, ब्लेनोग्लॉसेस या फिर एसीडियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैम्प्रे। एम्बोसीट लार्वा जो है ये लैम्प्रे के जीवन काल में बनता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये लार्वा के इस कायाकल्प में 4 से 10 चरण होते हैं। लार्वा इस अवस्था में 8 माह तक बने रहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें टीनोनॉइड और साइक्लोइड स्केल पाए जाते हैं? टीनोइड और साइक्लोइड स्केल किसमें पाए जाते हैं? अमीबिया और डॉगफिश, रोहू और अमीबिया, अमीबिया और स्पाइनी फिश या फिर स्टिंगरे और अमीबिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहू और अमीबिया। टीनॉइड और साइक्लोइड जो है ये रोहू और अमीबिया में पाए जाते हैं। यह वाक की त्वचा के ऊपर स्थित होता है तथा शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी ये डिफेंस करने का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछलियों में सबसे छोटा पंख क्या कहलाता है? फिलियोप्ल्यूम, डाउन, कॉन्टोर या फिर पिन्ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलियोप्ल्यूम। जो मछलियों में सबसे छोटा पंख होता है, जो सबसे नाजुक होता है, सबसे सॉफ्ट होता है, इसी को फिलियोप्ल्यूम कहा जाता है। ये पंख के आकार के संरचना होती है। ये पक्षियों में सबसे छोटे पंख होते हैं, सॉरी यहाँ पे पक्षियाँ दिया, सॉरी मैं मछली बोल रही हूँ। पक्षियों में सबसे छोटा पंख होता है। इसमें रैकिस नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कल्चरेबल फिशेस शुड नॉट बी, कृषि योग्य या कृषि परक मछलियाँ नहीं होनी चाहिए। हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, प्लोरीफेरिक ब्रीड या फिर डिजीज रेसिस्टेंस। तो अगर जिन मछलियों को मतलब कल्चर कर रहे हैं, जिनको हम पाल रहे हैं, अगर वो कॉर्निवोरस होंगी तो वो अपने से छोटी सारी मछलियों को खा जाएंगी, अपने ही या दूसरी जात के मछलियों को खा जाएंगी या अपनी ही जात की छोटी मछलियों को खा जाएंगी। तो वो हमारे जो है मतलब कल्टीवेशन को, हमारे जो हमारा कल्चर है, जो मछली उत्पादन है, उसको जो है नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए वो मछलियाँ कैसी नहीं होनी चाहिए? मांसाहारी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो हम सभी को पता है कि सबसे बड़ी मछली व्हेल, रोहू, वाल्गो या फिर क्लैरियस। अगर आप व्हेल की बात करें तो ये मछली नहीं है। व्हेल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये है क्या? तो ये स्तनधारी होता है, ठीक है। अगर बात करें वाल्गो, ये जो है इसी को वाल्गो अट्टू के नाम से जाना जाता है और ये सबसे बड़ी मछली होती है। इसका आकार 183 सेंटीमीटर लंबा होता है। व्हेल और सार्क की बात करें तो ये मछली नहीं है, ठीक है, ये मछली नहीं है। व्हेल जो है, व्हेल क्या है? ये स्तनधारी है। और सार्क अगर जो बात करें सार्क, तो ये भी मछली नहीं होता है, ठीक है, ये मछलियों की श्रेणी में नहीं आता है। रोहू ये खाने वाली मछली है। क्लैरियस ये भी छोटी मछली होती है। बड़ी मछली वाल्गो है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट किए, हम बहुत खुश हुए। इसी तरह से उम्मीद करते हैं आप लोग आगे भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से, लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहेंगे। हमारे पास कमेंट आया है मनु अंसारी जी का, शौद एकेडमी का, VWU का, निखिल का, नीलम यादव, निखिल,
अजय प्रकाश, इन सब लोगों का हमारे पास कमेंट आया। उसके अलावा नीलम यादव जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। किरण गौतम, अभिजीत अवस्थी, नीलम यादव, मनु अंसारी, प्रियंका, BWU, नीलम यादव, अभिजीत अवस्थी, नीलम यादव, लीला कुमारी, किरण गौतम, अभिजीत अवस्थी, नीलम यादव, ज्योति मौर्य, आप लोग का दिल से धन्यवाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। उम्मीद करते हैं इसी तरह आप लोग हर दिन हमारे साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहेंगे। देखिए, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। अगर आप एक कमेंट कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है और हम कुछ अच्छा कुछ नया करने का आपके लिए प्रयासरत रहते हैं। अगर आपको इस बुक के अलावा किसी और बुक का प्रैक्टिस सेट करना है जूलॉजी और बॉटनी में, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको किस बुक का प्रैक्टिस सेट करना है। बाकी आप लोगों में से किसी ने ही मुझसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए कहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स मुझे नहीं आती है, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी मैं आपको 6 to 8 TRE 4 के लिए वहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगी, करवाऊँगी बहुत जल्दी। वो क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं और अगर आप चाहेंगे तो जूलॉजी और बॉटनी की थ्योरी क्लासेस हम आपके लिए ले आएंगे, लेकिन हमको बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो नहीं आती है, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी अगर आप कहेंगे तो थ्योरी क्लासेस आपके साथ करवा दी जाएंगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मछलियां ताजे पानी में रहती हैं परंतु प्रजनन हेतु समुद्र में जाकर उतरती हैं? तो देखिए, मछलियां जो है अगर प्रजनन के लिए समुद्र में जाती हैं तो उन्हें दो प्रकार से कहा जाता है। एक जो है मछलियां प्रजनन के लिए जो है स्थानांतरण करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ब्रीडिंग के लिए जाती हैं, तो वो या तो एनाड्रोमस होती हैं या तो कैटोड्रामस होती हैं। अब एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस में क्या अंतर है? अगर बात करें फ्रेश टू मैराइन, यानी कि फ्रेश वाटर से समुद्री जल में जा रही हैं, फ्रेश टू मैराइन बात करें, फ्रेश टू मैराइन, तो ये क्या कहलाती हैं? तो ऐसी मछलियां आपका कैटाड्रोमस कहलाती हैं। क्या कहलाती है? कैटाड्रोमस कहलाती हैं। अगर मैराइन से फ्रेश वाटर में जा रही हैं तो ऐसी मछलियां आपका एनाड्रोमस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एनाड्रोमस कहलाती हैं। यानी कि जो मछलियां शुद्ध जल से, स्वच्छ जल से, फ्रेश वाटर से मीठे पानी से खारे पानी की तरफ जा रही हैं, वो कहलाएंगी कैटाड्रोमस। प्रजनन के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रजनन के लिए। और जो मछलियां प्रजनन के लिए खारे पानी से, यानी कि मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, यानी खारे पानी से शुद्ध जल की तरफ जा रही हैं, वो कैसी कहलाएंगी? एनाड्रोमस। यहाँ पे पूछा जा रहा है ताजे पानी से खारे पानी में जाती है, तो वो कैसी कहलाएंगी? कैटाड्रोमस। खा से खारा, खा से कैटा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में रख सकते हैं तो रख लीजिए। खारा पानी कैटाड्रोमस, फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर, ठीक है, कैटाड्रोमस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी सत्य मछली नहीं है? विच इज अ ट्रू फिश। कौन सी सत्य मछली है दिया है, ठीक है, सत्य मछली है। पहला दिया है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश क्या आपका ट्रू फिश है? तो बिल्कुल सही जवाब, पहला ही आपका फ्लाइंग फिश ही ट्रू जवाब है। इसे एक एक्सोकोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सोकोइड्स। एक्सोकोइड्स, इसी को फ्लाइंग फिश या एक्सोकोइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक सत्य मछली है। इसके अलावा अगर बात करें आपका व्हेल फिश, तो ये स्तनधारी है। इसके अलावा अगर बात करें सिल्वर फिश की, तो ये क्या है? सिल्वर फिश आपका आर्थ्रोपोडा है और क्रे फिश भी आपका आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खोपड़ी में केवल एक पश्चकाल स्थूल पाया जाता है? यानी कि किसके जो स्कल है उसमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है? ऑप्शन स्कोलियोडॉन, मेढक, पिजन या फिर रैबिट। सही जवाब ऑप्शन सी, पिजन, यानी कि कबूतर। सरीसृप और चिड़ियों में मोनोकोलेंड्रल खोपड़ी पाई जाती है, जो एक ऑक्सीपिटल कॉइडल है। किसमें किसमें? सरीसृप और बर्ड्स में। तो आपको बर्ड्स के रूप में पिजन दिया हुआ है। कोई भी सरीसृप का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अगर कोई सरीसृप का एग्जाम्पल दिया होता तो मोर ऑफ वन ऑफ द एबव हो जाता, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, यानी कि लिविंग फॉसिल है? ऑप्शन लेपिडोसाइरेन, लेपिडोसिस्टस, लैटिमेरिया या फिर नियोसेराडोटस। लेपिडोसाइरेन ये क्या है? इसे लंगफिश ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है, लंगफिश ऑफ अमेरिका। उसके बाद अगर बात करें लंगफिश की, तो टोटल 3 प्रकार के लंगफिशेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। लंगफिश ऑफ अमेरिका, लंगफिश ऑफ अफ्रीका, और एक और होता है, नाम थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ मैं, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तीसरा लंगफिश क्या है। और लंगफिश से रिलेटेड इस बार LT ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पे जो सही जवाब है वो है लैटिमेरिया। लैटिमेरिया, इसी को लोबो फिश कहा जाता है। इसके अलावा लेपिडोसाइरेन लंग फिश ऑफ अमेरिका है। इसके अलावा लंग फिश ऑफ अफ्रीका जो होता है वो
प्रोटोपेटेरस होता है। लंग फिश एक और होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, क्या होता है याद नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को भी याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी को लोब फिश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वैम्पायर बैट है, वैम्पायर बैट कौन सा है? सेंगिवोरस, इंसेक्टिवोरस, फ्रूटिंगीवोरस या फिर फॉलीवोरस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेंगिवोरस, यानी जितने भी ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं उन्हें सेंगिवोरस कहा जाता है। और वैम्पायर बैट जो है, चमगादड़ जो है, ये रक्त का सेवन करता है, इसलिए इसे सेंगिवोरस कहा जाता है। ये कोई पक्षी नहीं है, ये स्तनधारी के अंतर्गत आता है। इंसेक्टिवोरस जो कीटों को खाते हैं, फ्रूगिवोरस जो फ्रूट को खाते हैं, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कैल्शियम पर आश्रित कोशिका है जो कोशिकाओं में आसंजस प्रोटीन द्वारा कशेरुकी की विशेष पहचान दर्शाता है? सिलेक्टिन, कैड्रिन, कैटेरिन या फिर बिनकुलिन? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कैडेरिन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित जीवों में से किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है, यानी किसमें जो है यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड या फिर मैमल्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बर्ड्स। जितने भी बर्ड्स हैं, जितनी भी पक्षियां हैं, उसमें जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अनुपस्थित होता है। ये वज़न कम करने के लिए और उड़ान में मतलब ये इनको सहायता मिल सके और इनका वेट जो है वो कम रहे, इसलिए इसमें जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अनुपस्थित रहता है। बर्ड्स के जितने मतलब क्लास एवीज में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं ये लोग। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का, इसलिए इन्हें यूरिकोटैलिक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अमोनिया का उत्सर्जन, जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए वो अमोनोटैलिक कहलाते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। और जितने भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं। यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक में अंतर होता है। यूरिकोटैलिक एक होता है, एक मिनट, यूरिकोटैलिक क्या होता है? यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक यानी कि यूरिया का उत्सर्जन, यूरिक एसिड का उत्सर्जन, यूरिक एसिड का उत्सर्जन। और एक होता है यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक, इसमें यूरिया का उत्सर्जन। किसका? यूरिया का उत्सर्जन, जैसे मैमल्स वगैरह हो गए। और अमोनिया का उत्सर्जन अमोनोटैलिक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अमीनोटैलिक। और ये क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? जिससे इनका वजन कम रहे और इनको उड़ने में आसानी रहे। अगला क्वेश्चन, पीडोजेनेसिस देखा जा सकता है। पीडोजेनेसिस किसमें देखा जाता है? तो पीडोजेनेसिस जो है एक्सोलॉटल लार्वा में देखने को मिलता है। किसमें? एक्सोलॉटल लार्वा में। पीडोजेनेसिस है क्या? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में विकसित होता है। जो लार्वा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में विकसित होता है उसी को पीडोजेनेसिस कहते हैं, और ये एक्सोलॉटल लार्वा में देखने को मिलता है। अगला, इनमें से किसकी खोपड़ी में इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड दिखाई देती है? इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड हमने देखा था, जितने भी बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं उनकी खोपड़ी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बर्ड्स के रूप में कबूतर को दिया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसमें सेवेसियस और स्वेट दोनों ग्लैंड जो है वो उपस्थित होती हैं? किसमें? सेवेसियस और स्वेट ग्लैंड दोनों अनुपस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलिफेंट, यानी कि हाथी में सेवेसियस और स्वेट ग्लैंड जो है ये दोनों ही अनुपस्थित है। इसलिए वह ठंडा रखने के लिए अपनी त्वचा पे, आप लोगों ने देखा होगा, पानी और कीचड़ का छिड़काव करते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? तो इनसे पसीना बाहर निकलता है और उत्सर्जी अंग के रूप में ये कार्य करता है। जबकि सेवेसियस ग्लैंड की बात करें तो ये वसा में ग्लैंड होते हैं और तेल और वसा को बाहर निकालते हैं। हाथी के शरीर में ये दोनों ही अनुपस्थित होते हैं और ये अपने शरीर पे क्या करते हैं? अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? कीचड़ और पानी का छिड़काव करते हैं। हमारा बॉडी जो है वो सेवेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड के माध्यम से हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकाल देता है, लेकिन हाथी में ये ग्लैंड ही नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनके शरीर को ठंडा रखने के लिए ये लोग जो है पानी और कीचड़ का छिड़काव करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जबड़ा रहित कशेरुकी है, यानी कि अर्ली जॉलेस वर्टिब्रेट कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेकोडर्मा जबड़ा विहीन कशेरुकी है। एगनेथा
संकॉर्डेटा का सुपर क्लास है। इस सुपर क्लास के अंतर्गत जबड़ा विहीन मछलियों को रखा जाता है। इसके अंतर्गत लैप्री, हैगफिश ये सब आते हैं। जबड़ा विहीन यानी एगनेथा, एक गनेथा होता है, एक आगनेथा होता है। आगनेथा में जॉलेस फिशेज आती हैं और ये और गनेथा में जो है जिसमें जॉस मतलब जॉ जिसमें जबड़ा पाया जाता है वो आता है। ये कॉर्डेटा का ही एक सुपर क्लास होता है और जितने जबड़ा विहीन मछलियाँ होती हैं उनको सुपर क्लास आगनेथा में रखा जाता है। इसके उदाहरण लैम्प्री और हैगफिश होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जूफाइट्स हाइलोनिमा से जुड़ा हुआ है? कौन सा जूफाइट्स हाइलोनिमा से जुड़ा है? सही जवाब हो जाएगा पैलियोथा। पैलियोथा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैलियोथा हाइलोनिमा से संबंधित है, जो हाइलोनिमा के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। हाइलोनिमा है क्या? तो ये एक आकाशोर्की जंतु है जो संघ पोरीफेरा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? पोरीफेरा से। इसे ग्लास रोप स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। जबकि पैलियोथा क्या है? तो ये सीलेंट्रेटा है और सीलेंट्रेटा और पोरीफेरा आपस में संबंध बिताते हैं, इसी को सहजीवी संबंध कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से पाए जाने वाले सींग वाले टोड है जो अमेरिका व मैक्सिको के रेगिस्तान में देखने को मिलता है? फाइनोसोमा, बुफो, जेनोप्स या फिर पीपा? कौन सा वो टोड्स है जिसमें सींग पाया जाता है या फिर आप कह सकते हैं हॉर्न टोड के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपने नाम सुना होगा फ्राइनोसोमा की। ये कोई मेढक नहीं है, टोड सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है क्या? तो ये एक प्रकार की वो है रेप्टाइल्स है और रेप्टाइल्स में भी क्या है? तो ये छिपकली की एक प्रजाति है, छिपकली, और इसे फ्राइनोसोमा कहा जाता है। छिपकली की एक प्रजाति है, रेप्टाइल्स के अंतर्गत आती है। इसमें जो है इसके शरीर पे एक टोड नुमा संरचना पाई जाती है, हॉर्न नुमा सींग के नुमा संरचना पाई जाती है, इसलिए इसे हॉर्न टोड भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक रेप्टाइल्स है और यूएसए और मैक्सिको के जहाँ पे निर्जन स्थान होते हैं, जहाँ पे मतलब रेगिस्तान होता है, वहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उभयचरों में से किसमें लिम्ब गर्डल अनुपस्थित होता है? लिम्ब गर्डल आर एब्सेंट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस? यूरोडेला, जिम्नोफियोना, एन्यूरा और स्टेगोसेफलिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्नोफियोना। जिम्नोफियोना वर्ग उभयचर क्रम का ऑर्डर है। इसके अंतर्गत जंतु में पैर यानी कि लिम्ब और गर्डल जो है दोनों नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें स्केल जो है वो पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपने एक एनिमल का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं यूरियोटाइफ्लस। यह अंधे एवं कीड़े जैसा दिखाई देने वाला एनिमल है और ये जिम्नोफियोना में आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे 3 गलत हैं, 1 सही है। पहला दिया लेबियो रोहिता, इस पे पैचेस पाए जाते हैं। तो लेबियो रोहिता जो है ये है क्या? तो ये ताजे पानी की मछली है, ये गलत है। दूसरा है हिल्सा इल्सा, ये क्यूपिड्स है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी इसे सही जवाब हो जाएगा। सामान्य समुद्री खाद्य पदार्थ है क्यूपिड्स, ये हिल्सा मछली में पाया जाता है। इसके अलावा वाल्गो अट्टू ताजे पानी की खाद्य मछली है, ये कार्प फिश नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मछली जीवित जीवाश्म है यानी लिविंग फॉसिल है? लिविंग फॉसिल के रूप में पॉलीप्टेरस को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉलीप्टेरस मछली ये जो है मछली और उभयचर के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। एम्फीबियंस और फिशेज के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन सी है? तो पॉलीप्टेरस है और इसे लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है डायप्सिडा में आता है। डायप्सिडा अगर बात करें क्लास डायप्सिडा और वार्डर रिंकोसेफेलिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात करें लेपिडोसाइरेन की, तो इसे अमेरिकन लंगफिश कहते हैं। प्रोटोपटेरस को तो इसे अफ्रीकन लंगफिश के नाम से जाना जाता है। पॉलीपटेरस क्या है? तो ये फिश और एम्फीबिया के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? डॉल्फिन, व्हेल, स्फिनोडॉन या फिर आर्कियोपैट्रिक्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिनोडॉन। यह एक जीवित जीवाश्म है। स्फिनोडॉन इसी को तोतारा कहा जाता है। यह किस वर्ग से बिलोंग करता है? तो ये जो है रेप्टाइल वर्ग से बिलोंग करता है, ये कोई फिश नहीं है। स्फिनोडॉन जो होता है ये एक गिरगिट है। गिरगिट छिपकली की ही एक प्रजाति होती है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। रिंकोसेफलिया के अंतर्गत मतलब ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए तो इसका ऑर्डर रिंकोसेफलिया होता है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक जीवित जीवाश्म में आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
स्फिनोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है, किस समूह से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ये किससे, रिंकोसिफेलिया से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसी को सामान्य भाषा में ये एक रेप्टाइल है और इसे टुआटार के नाम से भी जाना जाता है। इसी को गिरगिट या फिर टुआटारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हेनले का रूप किसके गुर्दे में पाया जाता है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ह्यूमन में तो पाया ही जाता है, इसके अलावा ये पक्षियों में भी देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अल्ट्रा संरचनात्मक लूप बनाता है। अगला, एमोसीट लार्वा का एंडोस्टाइल किस में बदल जाता है? एमोसीट लार्वा में जो प्रेजेंट एंडोस्टाइल है वो किस में बदल जाता है? तो एंडोस्टाइल जो एमोसीट लार्वा में पाया जाता है ये थायराइड ग्लैंड का रूपांतरण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, किसका? थायराइड ग्लैंड का। यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स के साथ साथ लेम्प्रे के लार्वा में भी ये मौजूद होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सरीसृप में वृक्क होता है प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक या फिर ओफिंसोनेफ्रिक। वृक्क से यानी किडनी से एक क्वेश्चन आपको एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2026 में भी देखने को मिला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, रेप्टाइल्स में यानी सरीसृप में जो वृक्क होती है, जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है। ठीक है, मेटानेफ्रिक होती है। सरीसृप जो है ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, इसमें नेफ्रीडिया होता है जिसमें नेफ्रोस्टोमा यानी कि नेफ्रोस्टोमा सिलोम जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसे मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। इसी वजह से इनकी जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरेख एक मछली का दुम पंख दर्शाता है, इस दुम पंख को क्या कहते हैं? यानी यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है कॉर्डल फिन, जो कॉर्डल फिन है वो इस टाइप के कॉर्डल फिन को क्या कहते हैं? ये जो कॉर्डल फिन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन, हाइपोसर्कल टाइप, हेट्रोसर्कल टाइप, होमोसर्कल टाइप या फिर आइसोसर्कल टाइप। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेट्रोसर्कल टाइप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, हेट्रोसर्कल टाइप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है फिर मादा दूध का स्रावण करता है? यानी कौन सा वो उसमें वो जानवर है जो अंडे देता है डायरेक्ट बच्चे को जन्म ना देके? जितने भी स्तनधारी होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन आपको स्तनधारी वर्ग में एक एनिमल दिखेगा जिसे प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है। ये स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, लेकिन ये अंडे को जन्म देता है, अंडे देता है। उसके बाद इसमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है, इसीलिए इसको मैमल्स के अंतर्गत रखा गया। बाद में ये दूध का स्रावण भी करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? स्टारफिश, लिजार्ड, लैम्प्रे या फिर स्नेक। तो देखिए एनिमल्स को जो है दो भागों में बांटा गया, एक जो है ब्लास्टोपोर्स के आधार पे, एक ड्यूटेरोस्टोम और एक एंटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम और एंटेरोस्टोम, सॉरी ड्यूटेरोस्टोम, हाँ ड्यूटेरोस्टोम और एंटेरोस्टोम। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटोस्टोम, एंटेरोस्टोम नहीं, ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम क्या होते हैं? ड्यूटेरो का मतलब होता है द्वितीय मुख। ड्यूटेरो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है द्वितीय मुख, जिसमें पहले उनके जो क्या कहते हैं ब्लास्टोपोर है उससे पहले एनस का निर्माण हो, बाद में मुख का। ड्यूटोरो यानी द्वितीय मुख। ठीक है, स्टोम यानी मुख। मुख का जो निर्माण है वो दूसरे नंबर पे हो, पहले एनस का निर्माण हो। तो पहले एनस का निर्माण किस में होता है? पहले एनस का निर्माण स्टारफिश में होता है, लिजार्ड में होता है, लैम्प्रे में होता है, लेकिन स्नेल में नहीं होता है। और नहीं होते हुए भी यही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है। स्नेल क्या है? स्नेल प्रोटोस्टोम है। प्रोटोस्टोम में क्या होता है? प्रोटो यानी पहले और स्टोम यानी मुख। पहले मुख का निर्माण किसमें होता है? प्रोटोस्टोम में। इससे आप याद कर सकते हैं, प्रोटो यानी प्राइमरी यानी प्रीवियस यानी पहले, और स्टोम मतलब मुख। ड्यूटोरो यानी द्वितीय, स्टोम मतलब मुख। दूसरे नंबर पे मुख का निर्माण हो तो वो क्या कहलाएगा? ड्यूटोरोस्टोम। और पहले मुख का निर्माण हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रोटोस्टोम। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ड्यूटोरोस्टोम में कौन कौन से आते हैं? तो ड्यूटोरोस्टोम में जितने भी कॉर्डेट्स हैं यानी जितने भी वर्टिब्रेटा हैं वो ड्यूटोरोस्टोम में आते हैं। इसके अलावा इकाइनोडर्मेट्स, जितने भी स्टारफिश, सी अर्चिन, कुकुम्बर, जितने भी इकाइनोडर्मेट्स के एनिमल हैं वो आते हैं। इसके अलावा हेमिकॉर्डेट्स यानी एकाउन वर्म जो है ये जो है ड्यूटोरोस्टोम में आते हैं। और जितने भी ड्यूटोरोस्टोम होते हैं उन्हें एंटेरोसिलोमेट के अंतर्गत रखा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत? एंटेरोसिलोमेट के अंतर्गत रखा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में स्फिनोडोंटिडा होता है? किसमें स्फिनोडोंटिडा होता है? स्फिनोडोन, सैक्लोप्रेडा, इकाइनस या फिर पेरिपेटस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्फिनोडॉन।
नाम से ये स्पष्ट हो रहा है स्फिनोडॉन एक सरीसृप है। इसे रिंकोसिफेलिया के नाम से जाना जाता है। इसी को टॉर्टुगा के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का रेप्टाइल्स है, ठीक है, टॉर्टुगा, या इसी को गिरगिट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है क्या पूछा जा रहा है, स्फिनोडोंटिटा। स्फिनोडोंटिटा क्या है, तो इसका कुल जो है, इसकी जो कुल यानी कि क्या बोलते हैं, फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो स्फिनोडोंटिटा होता है, ठीक है। इसकी जाति जो है स्फिनोडॉन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मैच करिए। पहले में आपको जेनरिक नेम दिया है, दूसरे में कॉमन नेम दिया है, ठीक है। जेनरिक नेम क्लेरियस क्या है, तो क्लेरियस ये एक मांगुर है। 1 का 2 से मिला दीजिए। हेट्रोन्यूस्टेस, हेट्रोन्यूस्टेस क्या है, हेट्रोन्यूटेस सिंधी मछली है। लोबियो रोहू के नाम से आप सभी को पता होगा। नोटोपैट्रस क्या है, नोटोपैट्रस जो है ये क्या है, चीतल है। क्या है, चीतल है। ये सभी मछलियों के नाम दिए हैं। 1 का 2 किस ऑप्शन में दिया, केवल ऑप्शन डी में ही दिया है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी है जिसकी पूंछों में स्केल होता है। आर्मेडिलो, पेंगोलिन, चूहा यानी रैट, या फिर इकाइडेना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रैट। रैट के जो पूंछ होती है उसमें स्केल देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक्रेनिएट नहीं है, कौन सा एक्रेनिएट नहीं है। मैगजीन, हर्डमानिया, साल्पा, या फिर एम्फिऑक्सिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैगजीन। मैगजीन जो है ये हैगफिश के नाम से जाना जाता है। इसमें सिर व क्रेनियम अनुपस्थित होता है। उसे मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं जिसमें सिर यानी कि जो हेड है और उनमें जो क्रेनियम पाया जाता है वो अनुपस्थित होता है, उसे एक्रेनियम के नाम से जाना जाता है। एक्रेनियम जो है ये कौन सा है, मैगजीन है। इसके अलावा बात करें सब जंतु जिसमें पृथक सिर व क्रेनियम पाया जाता है उसे क्रेनिएटा के अंतर्गत रखा जाता है। अगर पूछा जाए क्रेनिएटा में कौन आता है, तो जितने भी उच्च कॉर्डेट यानी हायर कॉर्डेट होते हैं जैसे हर्डमानिया, साल्पा, एम्फिऑक्सिस, ये सब क्रेनिएटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोनोट्रैप है। मोनोट्रैप क्या है, पाउचेस मैमल्स, बीबी पैरस रेप्टाइल, ओबी पैरस रेप्टाइल, बीबी पैरस फिश, या फिर ओबी पैरस मैमल्स। मोनोट्रैप क्या है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बीवी ओबी पैरस मैमल्स। मोनोट्रीम या मोनोट्रैप जो है ये अंडे देने वाला स्तनधारी है। अंडे देने वाले स्तनधारी को ओबी पैरस मैमल्स कहा जाता है। ये सब क्लास प्रोटोथेरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत प्लेटिपस, स्पानी एंट ईटर, ये सब भी आते हैं। डकबिल इसी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीआईसी और पीसीएस दोनों में पूछा गया है। पक्षी वर्ग के कशेरुकी के सेंट्रम है, सेंट्रम इज वर्टिब्रेट्स ऑफ एबीज। पक्षी वर्ग के जो कशेरुकी हैं मतलब जो पक्षी वर्ग के कशेरुकी हैं उनके सेंट्रम हैं, कैसे हैं, एम्फीप्लेटिन, हेट्रोसील्स, ओपियंथोसील्स, या फिर एम्फीसील्स। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हेट्रोसील्स। पक्षी के कशेरुकाओं में सेंट्रम हेट्रोसील्स होते हैं। सेंट्रम क्या है, तो सेंट्रम का अंतिम भाग सैंडल के आकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपेट्रिक्स पाया जाता है। एपेट्रिक्स कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका, भारत, न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब हो जाएगा ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एपेट्रिक्स, इसे सामान्य भाषा में आपने नाम सुना होगा कीवी का। जो सबसे छोटी पक्षी होती है, फ्लाइटलेस बर्ड होती है, ये उड़ नहीं सकती है और यह बहुत छोटी होती है। ये कहाँ पाया जाता है, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड का जो नेशनल बर्ड है वो भी कीवी ही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें दक्षिण अफ्रीका में, तो ऑस्ट्रिच जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जिसे शुतुरमुर्ग कहा जाता है, और सबसे बड़ा सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग होता है। उसके अलावा बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में कैसोवरी जो है, कैसोवरी नाम का एक पक्षी है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, नीलगाय एक स्तनधारियों के गण का प्राणी है। नीलगाय बिलोंग टू मैमल्स ऑर्डर, यानी कि नीलगाय जो है वो स्तनधारी है और ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो सही जवाब हो जाएगा आर्कियोडेक्टाइला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरिसोडेक्टाइला में कौन है, तो घोड़ा हो गया, गधा हो गया, ये सब पैरिसोडेक्टाइला में बिलोंग करते हैं। नीलगाय जो है वो आर्कियोडेक्टाइला से बिलोंग करता है, ठीक है। कॉर्निवोरस क्या होता है, तो मांसाहारी जंतु जितने होते हैं वो कॉर्निवोरस होते हैं, ठीक है। सिटेसिया में जिनके शरीर पे सीटा प्रेजेंट होता है वो सिटेसिया के अंतर्गत आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन नदियों का कार्प नहीं है, यानी कौन सा भारतीय नदियों का कार्प नहीं है। कतला, सिरहिंस मृगला,
साइप्रिन कार्पिया या फिर लेबियो रोहिता, भारतीय नदियों में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो साइप्रिन कार्पिया, जिसे यूरोपियन कार्प या फिर सामान्य कार्प के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय नदियों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है ताजे पानी में पाया जाता है, ताजे पानी की मछली है, लेकिन यह भारतीय नदियों में सामान्य रूप से नहीं देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, कायांतरण के लिए हार्मोन्स के प्रभाव से लार्वा ऊतक की क्षमता का ह्रास क्या कहलाता है? नियोटेनी, पहला ही जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस के लिए जब हार्मोन्स के प्रभाव से लार्वा ऊतक जो है वो लाश होने लगता है तो उसे नियोटेनी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भ्रूण विज्ञान की दृष्टि से सीलोम मेसोडर्मल बैंड प्लेट्स या मॉसेस में विभाजन से उत्पन्न होता है, किसमें होता है? मोस्ट प्रोटियोस्टोमा, सम कॉर्डेटा, निमेटोडा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अधिकांश प्रोटियोस्टोमिया में। भ्रूण विज्ञान की दृष्टि से अधिकांश प्रोटोस्टोमिया में गुहा मध्य जनन स्तर प्लेट में विभाजन से उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटियोस्टोमिया में जो एनस होता है वो किसके विभाजन से बनता है? ब्लास्टोपोर के माध्यम से। ठीक है, हमने अभी इसके पहले भी हमने आपको बताया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में आपको दिया है महाशीर, ये बिना स्केल वाली मछली होती है, तो ये गलत हो जाएगा। महाशीर जो होती है इसमें जो है सबसे बड़ी स्केल पाई जाती है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी स्केल किस में पाई जाती है तो महाशीर में पाई जाती है। अच्छा, ये मैच नहीं किया गया, इसको मैच करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं और कुछ ऊपर की तरफ दिए हैं, तो हम आपको इसको बता देते हैं, इसका सही जवाब ही हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो यहाँ से आप जो है पढ़ लीजिए। महासीर जो होता है ये सबसे बड़ी स्केल युक्त मछली होती है। रोहू या मध्यम आकार के स्केल इसमें पाए जाते हैं। टेंगरा, इसमें छोटी छोटी स्केल्स पाई जाती हैं। और मोह जो होता है इसमें कोई भी स्केल्स नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, मोह फिश में कोई भी स्केल्स जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डक्टस ऑर्टियोसस की संरचना किसके एओर्टिक आर्चेस में पाई जाती है? डक्टस ऑर्टियोसस की संरचना किसके एओर्टिक आर्चेस में पाई जाती है? फिशेस, एनुरस, यूरोडेल्स या फिर बर्ड्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोडेल्स। डक्टस ऑफ ऑर्टियोसस जो है ये डक्टस ऑफ बर्टोली भी इसे कहा जाता है और ये यूरोडोल्स में पाई जाती हैं। ठीक, किसमें? यूरोडेल्स में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डक्टस ऑफ आर्टियोसस, इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को डक्ट्स ऑफ बॉटेली के नाम से भी जाना जाता है। डक्ट्स ऑफ बॉटेली के नाम से जाना जाता है। यूरोडोल्स कौन होते हैं? तो यूरोडेल्स में वो आते हैं एम्फीबियंस जिसमें पूंछ होता है, वो यूरोडोल्स के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, काईमेरा मछली के जबड़े में किस प्रकार की सस्पेंसोरियम की संरचना पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन बी, होलोस्टाइलिक। होलोस्टाइलिक प्रकार का जबड़ा काईमेरा में पाया जाता है। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का लंग फिश है। क्या है? लंग फिश है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीन प्रकार के लंगफिश के बारे में मैंने आपको बताया। टोटल लंगफिश कितनी है? 3। एक अफ्रीकन लंगफिश, एक अमेरिकन लंगफिश और तीसरा ऑस्ट्रेलियन है, शायद उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। यही आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि तीसरा लंगफिश क्या है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ पाया जाता है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं बताते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में शायद ऑस्ट्रेलियन लंगफिश ही है, बस नाम नहीं याद आ रहा। ना से कोई है, नियो करके कुछ है, याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आ रहा होगा, आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अमेरिकन लंगफिश जिसे लेपिडो सायरेन कहते हैं, अफ्रीकन लंगफिश जिसे प्रोटोपेटेरस कहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के ही लंगफिश टोटल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेनस हर्ट हृदय पाया जाता है। बेनस हर्ट जो है वो किस में पाया जाता है? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या मैमल्स। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, फिशेस में बेनस हर्ट पाया जाता है, जो इसके शरीर में पूर्ण रक्त संचार में सहायक होता है। यानी इसमें एक आर्टरी और एक वेंट्रिकल ही पाया जाता है। 2 चैम्बर हर्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। इसको जो है बेनस हर्ट हृदय कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास केवल एक सिस्टमिक आर्च पाया जाता है? एक सिस्टमिक आर्च किसमें पाया जाएगा? वाल लिजर्ड, पिजन, सैलामांडर या फिर शार्क। सही जवाब ऑप्शन बी, पिजन। पिजन में एक सिस्टमिक आर्च जो है वो पाया जाता है। वयस्क, उभयचर और सरीसृप दोनों में ही एक वयस्क, उभयचर और सरीसृप दोनों में 2 सिस्टमिक आर्च पाया जाता है। कितने? 2 सिस्टमिक। जबकि बात करें पक्षी यानी बर्ड्स और मैमल्स में केवल एक सिस्टमिक आर्च जो है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला दिया है आपके सामने कुछ चीज़ें दी हुई हैं। एक लंबे और आफ्टर सैफ्ट की उपस्थिति, किसी भी कंधे जैसी संरचना का अभाव, कटे हुए नाखून के समान संरचना अंतःस्त्रीय, यह ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, ईस्ट इंडीज में पाया जाता है। किसके बारे में बताया जा रहा है? इस्ट्यूथियोनिफॉर्मस के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्ट्यूथियोनिफॉर्मस के बारे में ये सारे कथन जो है वो सही है। इस्ट्यूथियोनिफॉर्मस है क्या? तो ये शुतुरमुर्ग की श्रेणी में आता है। ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, न्यू गिनी आदि में पाया जाता है। इसमें लंबे आफ्टर सैफ पाए जाते हैं तथा यह ना उड़ने वाला पक्षी होता है और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये जो है उड़ नहीं सकता है, लेकिन इसकी जो दौड़ने की स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। यानी कि सभी के सभी जवाब इसके बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, विषम कोणीय प्रकार के टेल किसमें पाए जाते हैं? टेल फिन किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रोसेलोसिस टाइप ऑफ टेल फिन इज प्रेजेंट। कार्प, शार्क, कैट फिश या फिर स्कैट। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शार्क। विषम कोणीय प्रकार के पूछ जो है वो शार्क में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोर के वर्गीकरण के आरोही श्रेणीबद्ध का सही क्रम है? मोर का वर्गीकरण, अगर मोर के वर्गीकरण की बात करें, मोर एक पक्षी है जो रेप्टाइल वर्ग के बर्ड्स में आता है। अगर बात करें इसकी क्लास की, मोर का क्लास जो है वो क्या है? तो क्लास इसका बर्ड है। इसका सब क्लास बात करें अगर इसके सब क्लास की, तो इसका सब क्लास नियोनैंथिस है। क्या है? नियोनैंथिस है। यानी सबसे पहले बर्ड को ही एबीज कहा जाता है। एबीज इसमें देखने को मिल गया, इसमें सब में दिया है। उसके बाद इसका सब क्लास नियोनिथेस है। नियोनिथेस इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद इसका सुपर फैमिली क्या है? नियोगनाथे है। नियोगनाथे इसमें दिया है, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया और इसमें दिया है। इसके बाद इसकी फैमिली गैलीफॉर्म है। गैलीफॉर्म यहाँ पे दिया है, यानी कि यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गैलीफॉर्म। इसके अलावा इसमें जो है अगर इसका जीनस पूछ ले तो इसका जीनस जो है वो पावो है। क्या है? पावो है। और इसका स्पीसीज जो है, इसका स्पीसीज क्या है? इसका स्पीसीज क्रिस्टोपस है। क्रिस्टोपस है। क्या है? क्रिस्टोपस है। यानी कि एवीज, नियोनीथेस, नियोगनाथे और गैलीफॉर्मेस, पावो और क्रिस्टेपस, ये इसका जो है पूरा क्रम दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पावो के बाद यहाँ पे अगर इसकी स्पीसीज पूछ लेता तो वो क्या हो जाता है? क्रिस्टोपस हो जाता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोंटोसारस। ब्रोंटोसारस जो है ये डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति होती है। यह लगभग 25 मीटर लंबी और 50 टन भारी होता है। इसी को डिप्लोपोड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोपोड्स, डिप्लोडोकस नहीं, डिप्लोपोड्स कहते हैं। ठीक है, ब्रोंटोसारस को ही डिप्लोपोड्स कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर हेड किसके भाग हैं? ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर हेड किसके भाग हैं? वर्टिब्रेट्स, रिब्स, रेडियो अल्ना या फिर टिबियोफ्यूबला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिब्स के। ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर जो है ये रिब्स के भाग होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पसलियों की ऊपरी हड्डी का क्रम जो है ये ट्यूबरकुलर और आर्टिकुलेट होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैपिटुलम की बात करें तो ये निचला सिरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उभयचरों में विलोपित होने वाली एओर्टिक आर्च है। उभयचरों में जो एओर्टिक आर्च है वो कौन सी है जो विलोपित हो जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड। उभयचरों में पहला और दूसरा महाधमनी का विलोपन हो जाता है, जबकि तीसरी, चौथी और छठवीं महाधमनी जो है वो पाई जाती है। पांचवी नहीं, तीसरी, चौथी और छठी किस ऑप्शन में दिया है? तीसरी, चौथी और छठी कहीं नहीं दिया। तीसरी, चौथी और छठी ये जो है पाई जाती है, पहली दूसरी जो है वो विलोपित हो जाती है। तीसरा, नियोटिनी की अवस्था किसमें देखी जाती है? तो नियोटिनी की अवस्था अभी हम लोगों ने देखा था एम्फीस्टोमा में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एम्फीस्टोमा, इसे टाइगर सेलामेंडर के नाम से जाना जाता है। इसी में नियोटिनी की अवस्था जो है वो देखी जाती है इसके लार्वल फॉर्म में। ठीक है, नियोटिनी या फिर इसी को पैडाजेनेसिस कहा जाता है। इसमें जो है लार्वल अवस्था जो एक्सोटल लार्वा है इसी को नियोटिनी या पैडोजेनेसिस अवस्था जो है इसका लार्वा जो है दर्शाता है। इसका लार्वा है कौन सा? तो इसका लार्वा एक्सोलॉटल लार्वा है। कौन सा? एक्सोलॉटल लार्वा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एम्फीस्टोमा को किस नाम से जानते हैं? तो एम्फीस्टोमा को टाइगर सेलामेंडर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन,
ओइकोप्लूरा किसके अंतर्गत आता है? ओइकोप्लूरा किसके अंतर्गत आता है? ट्यूनिकेटा, पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओइकोप्लूरा ये वर्ग ट्यूनिकेटा के अंतर्गत आता है। ये एपिडेकुलेरिया वर्ग का प्राणी है और इसका जीनस ट्यूनिकोटा है। इसका जीनस क्या है? ट्यूनिकोटा है। इसे सामान्य भाषा में मस्का हाउस या फिर जिसे आप मक्खी कहते हैं वो होता है। ठीक है, ये जैव ज्वाला प्रदीप्त देने वाली प्रजातियां हैं। यह एक कशेरुकी जंतु है। यह लगभग मस्का हाउसेस कहते हैं। ठीक है, इसे मस्कस हाउसेस कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो ये सभी महासागरों और सागरों में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्षियों में मादा पक्षी में अंडाशय का विकास किस ओर होता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, बोथ साइड या बोथ साइड बट लैक ओविडक्ट? सही जवाब इसका ऑप्शन ए लेफ्ट साइड। पक्षियों में शरीर के बाईं ओर अंडाशय का विकास होता है और दाईं ओर जो है ये नष्ट हो जाता है। पेड़ पौधे पर रहने वाले पक्षियों का एक विशेष चारित्रिक गुण है ये, जबकि पक्षियों में केवल एक ही अंडाशय पाया जाता है। अगर पूछा जाए वो कौन सा जंतु है जिसमें केवल एक ही अंडाशय पाया जाता है, तो जितने भी पक्षी होते हैं उसमें केवल एक ही अंडाशय पाया जाता है और वो किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला दिया स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन जिसे कीवी कहा जाता, स्फिनोडॉन जो है इसे टुआटारा कहा जाता है। टुआटारा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? कौन सा सही सुमेलित है? तो बिल्कुल सही है, टुआटारा ये जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। या एक प्रकार का जीवित जीवाश्म होता है या एक अलग प्रकार का सरीसृप है जिसे छिपी हुई आँख जैसी संरचना होती है, जिसे पेराइटल नेत्र कहते हैं या फिर त्रिनेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे त्रिनेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बात करें कीवी तो यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये भी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ऑस्ट्रिच जो है ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेटिपस क्या है? प्लेटिपस कहाँ पाया जाता है? प्लेटिपस अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन में जो आंखें होती हैं वो 3 आंखें देखने को मिलती है। आपने टुआटारा या फिर गिरगिट देखा होगा, उसमें 3 आइज प्रेजेंट होती हैं। 3 आइज प्रेजेंट होने की वजह से इस नेत्र को क्या कहते हैं? पैराइटल नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराइटल नेत्र कहते हैं, या इसी को त्रिनेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिनेत्र भी कहा जाता है। त्रिनेत्र भी कहा, ये आंख जैसी संरचना होती है, इसमें 3 आंखें नहीं होती, बस उसकी जैसी संरचना होती है। ठीक है, या टुआटारा कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये लिविंग फॉसिल है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिस तरह से आज तक आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से लाइक से हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में जिसमें अभी हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ से लेकर आज हम जो पहुँच गए हैं कार्डेटा तक पहुँच गए हैं। कार्डेटा में भी लगभग 100-150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन पुराने वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छा मोटिवेशन कमेंट बॉक्स के माध्यम से, लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से मिला, उसके लिए धन्यवाद। 5 क्वेश्चन के बाद हम आपके कमेंट भी आपको दिखाएंगे जैसा हम हमेशा दिखाते हैं, और आप लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए सच में आप लोग का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग आगे के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बॉटनी के क्लास में आपको कल सुबह 10 बजे से पहले बता देनी है कि आपको कौन सा टॉपिक बॉटनी में अब स्टार्ट करना है, और जूलॉजी में भी कार्डेटा के बाद आपको क्या एनिमल सेल स्टार्ट करना है या कौन सी टॉपिक स्टार्ट करनी है वो भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना है। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि 3 गलत थे, 1 सही था। दिया हुआ था स्कोलियोडॉन न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो स्कोलियोडॉन न्यूजीलैंड में पाया जाता है, सॉरी स्फिनोडॉन, तो बिल्कुल सही जवाब यही था कि स्फिनोडॉन जो है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसके अलावा स्फिनोडॉन के अलावा कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब जो था वो ऑप्शन ए हो गया था। अब आज का वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। आई होप जैसे आज तक आप लोग का प्यार और सहयोग कमेंट बॉक्स, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। आपके कमेंट का हम इंतजार करते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन है, इन एम्फीबियंस स्केल्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ। उभयचरों में किसी त्वचा में स्केल्स पाए जाते हैं। किसकी त्वचा में स्केल्स पाए जाते हैं? टोड्स के, सायरेन, इक्तियोफिस या फिर प्रोटियस।
किसके त्वचा में जो है स्केल्स पाए जाते हैं? जनरली स्केल्स जो है हम लोग फिश में देखते हैं, लेकिन पूछा जा रहा है उभयचर में किस में पाए जाएंगे? तो टोड में नहीं, सायरेन में नहीं। इक्तियोफिश जिसे अंधा केचुआ के नाम से जाना जाता है, ये एक उभयचर होता है और इसकी जो स्किन होती है ये उभरी हुई झुर्रीदार होती है और इसमें स्केल्स यानी सूल जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया गया था, आप लोग में से किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। लंगफिश के बारे में है। ऑस्ट्रेलियन लंगफिश के नाम से किसे जानते हैं? तो नियोसेड्रेटोड्स को ऑस्ट्रेलियन लंगफिश के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि लंगफिश 3 प्रकार के होते हैं। लंगफिश की 3 जातियां हैं। पहला था ऑस्ट्रेलियन लंगफिश, अमेरिकन लंगफिश और अफ्रीकन लंगफिश। अमेरिकन लंगफिश का नाम मैंने आपको बताया था लेपिडोसाइरेन। अफ्रीकन लंगफिश जिसे प्रोटोपैटेरस कहते हैं, प्रोटोपैटेरस कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन लंगफिश को होमवर्क में दिया था कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑस्ट्रेलियन लंगफिश को किस नाम से जाना जाता है। आप लोगों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, प्लीज़ ऐसा नहीं किया करिए। पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश ज़रूर किया करिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका सही जवाब नियोसेरेटोड्स, ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्हें लंगफिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनरली जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं, लेकिन ये तीनों मछलियाँ जो हैं ये लेपिडोस्टेट नहीं है, लेपिडोसाइरेन ये अमेरिकन लंगफिश है, ये ऑस्ट्रेलियन लंगफिश है और प्रोटोपैटेरस जो है ये अफ्रीकन लंगफिश है। ये तीनों क्या करते हैं? लंग यानी फेफड़े के द्वारा श्वसन करती हैं, इसलिए इन्हें लंगफिश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्तनधारी की त्वचा में वसामय ग्रंथियों का क्या कार्य है? यानी सेबेसियस ग्लैंड जो है वो क्या कार्य करती हैं? पहला दिया है अनावश्यक पदार्थ को त्वचा से बाहर निष्कासित करती हैं। दूसरा है मेक स्किन सॉफ्ट एंड ऑयली, त्वचा को मुलायम और तैलीय बनाती हैं। तो जो अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है ये त्वचा ग्रंथियां नहीं होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड नहीं होती, वो कौन सी ग्लैंड होती हैं? तो ये जो है क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड होती हैं। स्वेट ग्लैंड जो है ये एक्सक्रीटरी पदार्थ को बाहर निकालता है। सेबेसियस ग्लैंड क्या करती हैं? ये त्वचा को मुलायम और तैलीय बनाए रखती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछलियां अत्यधिक निचली सतहों पर भी तैरते समय जमीन अथवा अन्य जीवों से टकराती नहीं, क्यों? ऑप्शन दिया है वे अंधेरे में देख सकती हैं, उनके थूथन यानी जो उनका नाक होता है उस पर इलेक्ट्रोकेमिकल संवेदी अंग होते हैं, इनके संवेदी अंग पार्श्व रेखाओं पर होते हैं, या इनके पास कॉलिका में ध्वनि तरंगों के साथ विशेष अंग होता है। तो मछलियां जो हैं वो बहुत डीप तक अगर तैरती हैं तो जो समुद्र में सेडिमेंट्री रॉक होते हैं या फिर कहे चट्टानें होती हैं, इनसे क्यों नहीं टकराती हैं? क्योंकि मछलियां जो है इनके पास पार्श्व रेखाओं के साथ संवेदी अंग मौजूद होता है, यानी इनमें सेंसरी ऑर्गन बिलोंग होता है, मतलब सेंसरी ऑर्गन इनमें रहता है जो इनके लेटरल लाइन पर जो इनके फिन्स होते हैं, जैसे आपने मछलियों को देखा होगा तो इनके ऐसे लेटरल लाइन पे फिन्स होते हैं, इसी फिन्स पे इनके संवेदी अंग होते हैं जो इन्हें जो है पहले से ही बता देते हैं कि यहाँ कुछ खतरा है, ठीक है। और ये अपना मार्ग क्या करती है? परिवर्तित कर लेती हैं, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मछली युक्त खाद्य वरीयतामान है दूसरे खाद्य पदार्थों में जिसमें खतरनाक फिन बोन नहीं होती है? यानी पूछा जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेज हैड प्रीफरेंस ओवर अदर्स बिकॉज इट लैक द डेड्रेट्स फिश बोन। ऑप्शन दिया है सैप्रिन स्कॉर्पियो, हिल्सा इल्सा, टीनो फेरिंगोडोन और फिर दिया है क्लूपी शोमा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टीनोफेरिंगोडॉन आइडेला। टीनोफेरिंगोडॉन आइडेला जो है ये वरीयतामान खाद्य मछली है क्योंकि इसमें खतरनाक अस्थियों का समूह नहीं होता है, यानी कि हमें हार्म पहुंचाने वाली जो बोन्स हैं वो नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ईटेबल फ्रेश वाटर फिश? नॉन ईटेबल फ्रेश वाटर फिश यानी ताजे पानी की मछली तो है लेकिन उसे खाया नहीं जा सकता, वो कौन सी मछली है? ऑप्शन है सिरिन्स मृगला, वाल्गो अट्टू, लेबियो रोहिता, टेट्राडॉन कटकुटिया। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी टेट्राडॉन कटकुटिया। टेट्राडॉन कटकुटिया ये ताजे पानी में तो पाया जाता है लेकिन ये खाने योग्य नहीं होता है। क्यों खाने योग्य नहीं होता है? क्योंकि इनके शरीर से एक पदार्थ निकलता है जिसे टेट्राडॉक्सिन कहते हैं, ये टॉक्सिन होता है, विषाक्त होता है, इसी वजह से ये खाया नहीं जाता है, ठीक है। इसे
पफर फिश या फिर ग्लोब फिश के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए टेट्राडॉन कठपुटिया का और क्या नाम है, तो इसी को ग्लोब फिश या इसी को पफर फिश, PUFFERFISH, पफर फिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, द्विशाखी गर्भाशय पाया जाता है। बाई कॉर्न्यूटेड यूट्रस इज फाउंड इन, द्विशाखी गर्भाशय किसमें पाया जाता है? भेड़ में, सूअर में, मनुष्य में या चूहे में? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सीप में, भेड़ में द्विशाखी गर्भाशय पाया जाता है। ये जो है प्रायः हृदय के आकार का होता है। ये दो सींग जैसी संरचना होती है जो एक झिल्ली से जुड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, आकुंचनशील नखर पाए जाते हैं। रेक्टेटाइल क्लॉ और फाउंड इन, ऑप्शन कैट एंड लॉयन, लेपर्ड, हाइना या फिर ऑल ऑफ एबव? इसका सही जवाब हो जाएगा कैट एंड लॉयन। बिल्ली और शेर दोनों एक ही परिवार के जीव हैं, आप सभी को पता होगा। दोनों में ही रेक्टेटाइल क्लॉ यानी कि आकुंचनशील नखर जो है ये पाए जाते हैं। अब ये आकुंचनशील नखर क्या होते हैं? तो ऐसे पंजे जिनके नाखून जो है खुलकर फिर बंद होते हैं, यानी कि इनके नाखून पहले ऐसे खुलते हैं फिर ये ऐसे मुड़ जाते हैं, इसी को आकुंचनशील नखर कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे नील्स इनके जो है पहले ऐसे ओपन होते हैं फिर ये अपनी जगह से ऐसे मुड़ने लगते हैं, इस तरह से ऐसे झुकाव ले लेते हैं। ठीक है, इन्हीं को आकुंचनशील नखर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये लॉयन और कैट में पाया जाता है, दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिकांश होम्योथर्म में अतिरिक्त हृदय विसरण होते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इज मोस्ट हीमोथर्मल और बिकॉज, अधिकांश होम्योथर्म में विसरण जो है वो कैसे होते हैं? ऑप्शन दिया है, पहला एब्डोमेन इन पैक्ड विद अदर गोनेट्स, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिलो द बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल सही, दूसरा ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उचित शुक्राणु जनन के लिए शरीर में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए होम्योथेरेपी में अतिरिक्त उदर विसर्जन जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फेरोमेन ऑफ पेनिजी किसके बीच रक्त मिश्रण की इजाजत देता है? यानी फेरोमेन ऑफ पेनिजी जो है ये अलाउ मिक्सिंग टू ब्लड बिटवीन, किसके बीच जो है ब्लड को मिक्सिंग करने का इजाजत देता है, अलाउ करता है? ऑप्शन, द टू अरोटा, द टू पोर्टल सिस्टम, एन अरोटा एंड अ वेन, द टू वेंट्रिकल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो महाधमनियों के बीच फोरामेन ऑफ पेनिजी जो है ये ब्लड को अलाउ करने का आदेश देता है। दो महाधमनियां यानी कि दो अरोटा के बीच, यानी दो अरोटा के बीच। ठीक है, इसको डायग्राम के माध्यम से आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये हार्ट का एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया गया है और यहाँ पे दो अरोटा आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको फोरामेन ऑफ पेनिजी दिख रहा है, फोरामेन ऑफ पेनिजी दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए आपका राइट अरोटा है, ये देखिए आपका लेफ्ट अरोटा है। ये देखिए यहाँ से लेफ्ट अरोटा आ रहा है, यहाँ से राइट अरोटा आ रहा है और इन दोनों के बीच में ही आपको फोरामेन ऑफ पेनिजी दिख रहा है। फोरामेन ऑफ पेनिजी ये इन्हीं दोनों के बीच रक्त के मिश्रण को इजाजत देता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच रक्त के मिश्रण को क्या देता है? इजाजत देता है। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एकमात्र जीवित समुद्री छिपकली है? एकमात्र जीवित समुद्री छिपकली कौन सा है? पहला है एम्ब्लीरिंकस, होलोडर्मा, ऑफिसॉरस या फिर एरिक्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एम्ब्लीरिंकस, इसी को इग्वाना के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र समुद्री छिपकली है। इसे जो है किस नाम से जानते हैं? तो इसी को जो है इग्वाना के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की विषैली छिपकली है। इसे एक और नाम जाना जाता है, इसे गिला मानस्टर के नाम से भी जाना जाता है, गिला मानस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को एम्ब्लीरिंकस को इग्वाना या फिर गिला मानस्टर के नाम से जाना जाता है। ये जो है एकमात्र समुद्री छिपकली है और ये विषैली भी होती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्टिब्रेट स्नेल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, कशेरुकी नाखून किसका उत्पाद है? कशेरुकी नाखून किसका उत्पाद होते हैं? तो कशेरुकी नाखून, खुर, पंजे, सींग, ये सब जितने भी होते हैं ये स्ट्रेटम कॉर्नियम के रूपांतरण होते हैं। किसके? स्ट्रेटम कॉर्नियम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी अंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसका नाम है इलाडीन,
इलाडीन प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन स्ट्रेटम ल्यूसिडम के अस्तर से विकसित होती है तथा ये कैरेटीन प्रोटीन रूपांतरण होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी इसमें क्या होता है, कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है। बनती तो ये इलाडीन से है लेकिन ये रूपांतरित हो जाती है किरेटीन में। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नाखून, खुर, पंजे, सींग, बाल, इन सब में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसमें किरेटिन प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, हॉर्न टोड बिलोंग्स टू द क्लास, हॉर्न टोड किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कॉर्डेटा, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया या एनोरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेप्टाइल्स। हॉर्न टोड ये कोई मेढक नहीं है, ये एक प्रकार की छिपकली है। इसी को फ्राइनोसोमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, फ्राइनोसोमा के नाम से जाना जाता है। या यूएसए और मैक्सिको के जंगलों में देखने को मिलता है। इनका जो सिर होता है, इनके सिर पे 2 सींग के जैसे स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इन्हें हॉर्न टोड लिजर्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरे मैं तो आप लोगों के कमेंट दिखाना भूल ही गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले हम कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं, आप बने रहिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने बाकी हैं, उसके पहले हम कल के वीडियो के कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, आपके कमेंट हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए ये वीडियो, ये क्लास है। ठीक है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए कमेंट भी है। जैसे हम वीडियो ना लें, क्लास ना करें तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता, उसी तरह आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें भी डिमोटिवेशन होता है। ठीक है, कमेंट आया हुआ है हमारे पास मनु अंसारी जी का, अभिजीत अवस्थी, मिनी सिंह, नीलम यादव, एम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, BWU। इसके पहले के सारे कमेंट हमने आपको इसके पहले की वीडियो में दिखा दिया था। आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोग जो हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट करते हैं, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मनु अंसारी जी का जो कमेंट आया है हमारे इसी चैनल पे, यूपी होमगार्ड की तैयारी करवाई जा रही है समान अध्ययन की, उस पर आया है। अभिजीत जी का जूलॉजी की क्लास पे आया है। मिनी जी का आया है, मैंने एक BPSC तैयारी के बारे में एक लाइव सेशन करा था, उस पर आया है। इसके अलावा बॉटनी पे बहुत सारे लोगों का, नीलम जी का आया है। बॉटनी पे MM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का आया है। BWU का जो है आया है, ये भी बॉटनी पे आया है। ठीक है, आप लोग कमेंट किया करिए, जिस तरह आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है उस तरह हमारे लिए आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, अपना कीमती समय निकालकर एक कमेंट जरूर किया करिए। वीडियो पे 100, 200, 300 व्यूज़ आते हैं, 400 तक, कभी कभी 1000 तक पहुंच जाता है, लेकिन कमेंट केवल 2, 4, 10 गिने चुने लोगों का आता है। तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, देखते हैं अपना क्वेश्चन है, अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है। अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है, मछली से, स्पंज से, कोरल से या प्रोटोजोआ से। अभ्रक है क्या, तो अभ्रक जो है एक जिलेटिनस युक्त पदार्थ है। क्या है, एक जिलेटिनस युक्त पदार्थ है। ये जो है मछलियों में पाए जाने वाली वायवीय थैलियों से प्राप्त होती है, यानी जो मछलियों में एयर सैक होता है वहाँ से ये प्राप्त होता है। इसका प्रयोग सीमेंट, जेली, इन सब बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा ये सब वाइन और बियर के स्पष्टीकरण में भी यूज होता है अभ्रक। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोन्स ऑफ बर्ड्स आर, पक्षियों में हड्डियाँ कैसी होती हैं, तो हम सभी को पता है पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं वो हॉलो होती हैं और न्यूमेटिक्स होती हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं और न्यूमेटिक होती हैं, यानी कि वायवीय होती हैं। ठीक है, न्यूमेटिक का क्या मतलब है, वायवीय होती हैं। क्यों होती हैं, जिससे इनका भार जो है वो हल्का रह सके, इनका वजन कम रहे और ये आसानी से उड़ सकें। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लास स्नैक है। ग्लास स्नैक क्या है, एक पॉइजनस स्नैक है, नॉन पॉइजनस स्नैक है, पॉइजनस लिजर्ड है या फिर नॉन पॉइजनस लिजर्ड है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने एक नाम देखा था जो आपको सुन के ही लग रहा था कि ये कोई मेढक है। हमने नाम देखा था हॉर्न टोड। हमेशा एग्जामिनर ना पागल नहीं है कि वो ऐसे क्वेश्चन उठाएगा जो आपको पता है, जो आप नाम से ही स्पष्ट कर ले जाएं। हॉर्न टोड एग्जामिनर को पता है कि जो बच्चा पढ़ा नहीं है अच्छे से, उसको लगेगा कि हॉर्न टोड कोई मेढक है, क्योंकि टोड को जो है मेढक के रूप में जाना जाता है। तो हम लोगों ने देखा ये हॉर्न टोड जो थी, इसे फ्राइसोमा कहा जाता है और ये एक प्रकार की छिपकली थी। उसी तरह ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्लास स्नैक, ये कोई सांप की प्रजाति नहीं है, ये एक नॉन पॉइजनस लिजर्ड है। क्या है, नॉन पॉइजनस लिजर्ड है।
ठीक है। ये सांप के जैसा दिखता है, सर्प के जैसा दिखता है, लेकिन ये वास्तव में होता छिपकली है। इसके सिर का आकार, गतिशील आंखें की पलक, बायकर्ण के कारण इसे लिजर्ड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ड्यूटेरोस्टोम है? तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम हमने बहुत अच्छे से बताया। जिसमें दोहरा मुख होता है वो ड्यूटेरोस्टोम होता है। इसमें कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकानोकॉर्डेटा आते हैं। तो इसमें जो एस्टियारिस है, एस्टीरियास है, ये जो है ये स्टारफिश है। स्टारफिश इकानोडर्मेटा में आते हैं। सॉरी, स्टारफिश जो है ये किस में आते हैं? फाइलम इकानोडर्मेटा में आते हैं। वही बात करें होलोथ्यूरिया और एंटीडॉन, ये भी इकानोडर्मेटा के ही सदस्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और इकानोडर्मेटा के जितने भी मेंबर होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, यानी कि दोहरा मुख इसमें पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं? यानी कि जो स्नैक होते हैं वो किस वर्ग से, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन एम्फीबिया, तो स्नैक तो एम्फीबिया से होंगे नहीं, एम्फीबिया से मेढक बिलोंग करता है। उसके बाद सरीसृप यानी रेप्टाइल, तो हाँ जितने भी स्नैक होते हैं ये रेप्टाइल के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला एनिलिडा, एनिलिडा में आपका केचुआ वगैरह आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सरीसृप वर्ग में ये रखे जाते हैं। सरीसृप वर्ग में किसको रखा जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो जितने भी रेंग के चलने वाले जीव होते हैं, यानी कि जिनके जो लोग क्रीपिंग करते हैं, रेंग कर चलते हैं, उनको रेप्टाइल्स में रखा जाता है। रेंगने वाले जीवों को रेप्टाइल्स में रखा जाएगा। इसमें अनेक प्रकार के लिजर्ड हो गए, घड़ियाल हो गए, स्नैक हो गए, कछुआ हो गया, अजगर हो गया, स्फेनोडॉन हो गया, जितने भी रेंग के चलने वाले जीव होते हैं इनको रखा जाता है, ठीक है। जंतुओं का शरीर स्थलीय जीवन के लिए पूर्ण रूपेण अनुकूलित होता है। कुछ जंतु जैसे मगर हो गया, घड़ियाल, एलिगेटर, कछुआ, ये पानी में भी रहते हैं और पृथ्वी पर भी रहते हैं, ठीक है। तो ये उभयचर के अंतर्गत भी आते हैं और क्या कहते हैं, ये सरीसृप के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेप्टाइल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये उभयचर में नहीं आएंगे, ये शायद रेप्टाइल्स में ही आएंगे। ये रेप्टाइल्स में आएंगे, ये मतलब जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, लेकिन ये आते रेप्टाइल्स में ही हैं शायद। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अगर आपको किसी को कंफर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कि कछुआ, एलिगेटर्स और घड़ियाल, मगरमच्छ ये किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में तो आते हैं, लेकिन ये बताइए क्या ये एम्फीबियंस में भी आते हैं? शायद तो नहीं आते हैं, एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस इनमें से किस प्रणाली की स्रोड़ी मेखला यानी पेल्विक गर्डल में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लिजर्ड यानी कि छिपकली में पाया जाता है। किसमें? छिपकली में, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला एक्सोलॉटल लार्वा। एक्सोलॉटल लार्वा किससे संबंधित है? तो ये एक्सोलॉटल लार्वा जो है ये एम्बीस्टोमा से है। किससे? एम्बीस्टोमा से। दूसरा है लिम्बलेस लिजर्ड। लिम्बलेस लिजर्ड, इसे ग्लास स्नैक के नाम से जाना जाता है, लिम्बलेस लिजर्ड को, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है, एक मिनट रुक जाइए, लिम्बलेस लिजर्ड दूसरे नंबर पे था। एक्सोलॉटल लार्वा, एम्बीस्टोमा, लिम्बलेस लिजर्ड, ग्लास स्नैक, पॉइजनस लिजर्ड के नाम से गिला मॉन्स्टर को जाना जाता है। पॉइजनस, इसी को इग्वाना कहा जाता है। यह समुद्र में पाया जाने वाला एकमात्र लिजर्ड है। इसके अलावा लार्जेस्ट एग ऑफ मैमल्स हम सभी को पता है ऑस्ट्रिच का होता है। और स्ट्यूथियो जो होता है ये ऑर्निवोरिंकस के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, सबसे बड़ा स्तनी के अंडे ऑर्निवोरिंकस दिया है और स्टूथियो जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, एक्सोलॉटल लार्वा एम्बीस्टोमा में दिया है, लिम्बलेस लिजर्ड, ग्लास स्नैक, बिसेला लिजर्ड, गिला मॉन्स्टर। सबसे बड़े स्तनी के अंडे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़े स्तनी के अंडे कौन से हैं तो ऑर्निवोरिंकस दिया है और स्टूथियो में शुतुरमुर्ग दिया है। ठीक है, स्टूथियो में शुतुरमुर्ग तो आता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़े जो अंडे होते हैं वो भी शुतुरमुर्ग के ही हैं, ऑस्ट्रिच के हैं। एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या ये जो दिया है ये सही दिया है। एक बार आप अपनी तरफ से कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है, यानी कि लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या होते हैं?
वे जीव जो लगभग विलुप्त हो गए हैं कभी कहीं देखने को मिल जाते हैं थोड़े मात्रा में, उन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है। और जिनमें वर्षों से कोई रूपांतरण ना हुआ हो, सालों दर साल वो एक ही लाइफ साइकिल जी रहे हो, एक ही तरह के उसमें स्ट्रक्चर रहे हो, कोई रूपांतरण ना हो, और उसका जो मतलब उसकी उसकी जो प्रजातियां हैं वो लगभग भी खत्म हो गई हो, कहीं कहीं देखने को मिलता हो। ऑप्शन दिया डोडो। तो डोडो तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह से विलुप्त ही हो गया है, एग्जिस्ट हो गया है। उसके अलावा किंग क्रैब की बात करें तो किंग क्रैब जो है ये विलुप्त नहीं है, ये बहुत सारे किंग क्रैब मौजूद हैं, इसे लिविंग फॉसिल के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। लिविंग फॉसिल के अंतर्गत किंग क्रैब को रख सकते हैं, हाँ किंग क्रैब लिविंग फॉसिल में आता है। इसके अलावा टुआटार भी लिविंग फॉसिल में आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किंग क्रैब को ही सामान्यतः लीमुलस के नाम से भी जाना जाता है, या है क्या, तो ये एक इनवर्टिब्रेट्स का जीव है। इसके अलावा टुआटारा ये एक सरीसृप है जिसे स्फिनोडॉन कहते हैं। ये दोनों ही लिविंग फॉसिल के अंतर्गत आते हैं। बात करें डोडो की तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। तो इसका सही जवाब ये ऑप्शन डी, ये भी सही है। अगर मोर ऑफ ऑन अबव दिया होता है तो मोर ऑफ ऑन द अबव हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मात्र एक फेफड़ा होता है? किसमें एक फेफड़ा होता है? बर्ड्स में, ऑफिडियान, लेसरटेलिया या फिर चलिए अस्तनी, किसमें एक फेफड़ा होता है? तो ओफिडियन क्या है? ओफिडियन जो है ना, ये सरीसृप वर्ग का एक सब ऑर्डर है, ओफिडिया इसे कहते हैं, ओफिडिया। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं, जैसे स्नैक हो गया, इनमें केवल एक ही लंग्स पाया जाता है, एक ही फेफड़ा पाया जाता है। ये किसका सब ऑर्डर है? ये रेप्टाइल्स का सब ऑर्डर है। किसका है? रेप्टाइल्स का सब ऑर्डर है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए जूलॉजी के एनिमल किंगडम का रिटर्न, मतलब आप कह सकते हैं थ्योरी क्लासेस लाने के लिए राइटिंग बोर्ड के द्वारा, यानी कि आप कह सकते हैं जो राइटिंग पैड आता है उस पर पढ़ाने के लिए लाइव सेशन के माध्यम से। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या आप लोग को थ्योरी क्लासेस मुझसे पढ़नी है? अगर नहीं तो भी आप बेझिझक हमसे बता सकते हैं, तो हम नहीं लाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको राइटिंग पैड पर लाइव क्लासेस के माध्यम से थ्योरी क्लासेस अवेलेबल कराने की सोच रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग हमारा परिवार हैं और आप लोग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही इस चैनल पे होगा। आप मतलब आप सबकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग थ्योरी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेमरी ग्लैंड आर स्तन ग्रंथियां हैं, एपोक्राइन, होलोक्राइन, एकराइन, इक्राइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो एपोक्राइन होती हैं, ऑप्शन ए सही जवाब, ठीक है। स्तनधारियों में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो कैसी होती है, इनका नेचर कैसा होता है? एपोक्राइन होता है। क्यों? क्योंकि ये स्राव के समय उत्सर्जित होकर शीर्ष कोशिकाओं पर संग्रहित हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने मैमरी ग्लैंड देखा होगा, मैमरी ग्लैंड जो होता है, ये मैमरी ग्लैंड यहाँ से बहुत सारी ग्लैंड आकर इसमें जो है मिलती हैं, और सारी स्तन ग्रंथियां जब दूध का स्राव होने लगता है, जब दूध निकलने लगता है, तो सारी स्तन ग्रंथियों का जो सिक्रेशन है वो आके मेमोरी ग्लैंड के यहाँ शीर्ष पे जो है आके एकत्रित हो जाती हैं, ठीक है। इसी को एपोक्राइन नेचर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैकप्सन ऑर्गन इज फाउंड इन, जैकप्सन ऑर्गन किसमें पाया जाता है? तो जैकप्सन ऑर्गन जो है ये लिजर्ड में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह नासा गुहा और मुख के सतह के बीच में स्थित होता है, इसे ऑल्फैक्टरी लोब के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्ड्स एंड बैट आर गुड फिल्टर्स बट द बैट्स डिफर फ्रॉम बर्ड्स इन हैविंग आ, चमगादड़ और पक्षी दोनों में उड़ने की समान क्षमता है, परंतु इनमें भिन्नता का क्या कारण है? यानी चमगादड़ और पक्षी दोनों उड़ सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डायाफ्राम के कारण। किसके कारण? डायाफ्राम के कारण। चमगादड़ स्तनधारी होते हैं और इसमें डायाफ्राम मौजूद होता है, जबकि पक्षी में कोई भी डायाफ्राम मौजूद नहीं होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फेरामन ऑफ पेनिजिनी किसके हृदय में पाया जाता है? फेरामन ऑफ पेनिजिनी इज फाउंड इन ऑफ हार्ट, तो सही जवाब हो जाएगा इसका क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के हृदय में। अभी हम लोगों ने देखा था जैक्सन ऑर्गन, ये लिजर्ड में देखने को मिला था। उसी तरह फेरामन और पेनिजिनी किस में पाया जाता है? मगरमच्छ में पाया जाता है। ये एक छोटी सी खुली संरचना होती है जो दोनों धमनियों के आधार से रक्त के मिश्रण को शुरू करती है। जैसा हम लोगों ने अभी देखा था डायग्राम के माध्यम से, दोनों धमनियाँ जो राइट अरोटा और लेफ्ट अरोटा को जो ब्लड है इनको मिक्सिंग करने का कार्य कर रही थी, तो ये किस में पाया जाता है? क्रोकोडाइल में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ब्लेनोग्लासेस किस समूह के अंतर्गत आते हैं? ब्लेनोग्लासेस किस में आएंगे? तो ब्लेनोग्लासेस को हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लेनोग्लासेस किस में आते हैं? हेमिकॉर्डेटा में। अगर बात करें एनिलिडा में, तो एनिलिडा में आप सभी को पता है केचुआ आता है, जोक आता है, ये सब एनिलिडा में आता है। ठीक है। एम्फीऑक्सिस को रखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत, और हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत क्या रखते हैं? ब्लेनोकोलासिस। प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर क्या रखते हैं? फैसियोला हिपेटिका, टीनिया सोलियम और प्लेनेरिया। इन सबको फैसियोली हिपेटिका के अंतर्गत, सॉरी, हेल्मिन्थीस के अंतर्गत रखते हैं। आपको अगर थ्योरी क्लासेस पढ़नी है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लंगफिश है, और लंगफिश आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस बार एलटी ग्रेड में भी लंगफिश से क्वेश्चन देखने को मिला था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन से लंगफिश कहाँ पे पाए जाते हैं। पहला है लेपिडोसाइरेन। लेपिडोसाइरेन कहाँ पाया जाता है? तो हमने अभी देखा था लेपिडोसाइरेन जो है ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। नियोसीरेटोड्स ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन लंगफिश को कहा जाता है। और प्रोटोपेटेरस अफ्रीकन लंगफिश को कहा जाता है। इसके अलावा लैटिमेरिया, ये चाइना में पाया जाता है। लैटिमेरिया कोई लंगफिश नहीं है, ये है क्या? तो ये चाइना में पाए जाने वाली एक जीवाश्म मछली है। ठीक है। फॉसिल फिश है। ऑप्शन इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसको मैच करना है, मैच के हिसाब से आप देख लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत अंग किसमें उपस्थित है? इलेक्ट्रिकल ऑर्गन आर प्रेजेंट इन। विद्युत अंग किसमें पाया जाता है? राजा, एंगोला, प्रिस्टिश या फिर एस्ट्रेप। एस्ट्रेप क्या है? एस्ट्रेप को ही टॉर्पीडो कहा जाता है। अगर यहाँ पे टॉर्पीडो लिखा होता तो आप सब इसको मार्क कर लेते, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक नेम एस्ट्रेप दिया हुआ है, इसी को टॉर्पीडो कहा जाता है। ये अपने शरीर से एक करंट उत्पन्न करती है। ठीक है। इसी में जो है इलेक्ट्रिक रे जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये करंट उत्पन्न क्या करती है, क्यों करती है? तो ये अपनी सुरक्षा के लिए करंट उत्पन्न करती है। कोई मनुष्य, कोई जीव इसके पास जब जाता है ना, तो ये करंट उत्पन्न करती है, जिससे उस मनुष्य को झटका लगता है और वो उससे दूर हो जाता है। ठीक है। ये अंग समान मांसल कोशिकाओं के ही रूपांतरण होते हैं, और ये एस्ट्रेप में पाए जाते हैं। एस्ट्रेप को ही किस नाम से जाना जाता है? इसे टॉर्पीडो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बैट, हॉर्स, कंगारू और सील। तो यहाँ पे देखिए बैट किसके अंतर्गत आता है? तो बैट जो है ये चीरोपेटेरा के अंतर्गत आता है। 1 का 3 हो जाएगा। हॉर्स किसके अंतर्गत आता है? हॉर्स पैरिसोडेक्टाइल के अंतर्गत आता है। कंगारू को मार्सुपीलिया के अंतर्गत रखा गया, और सील को साइड्रेनिया के अंतर्गत रखा गया है। ये इसका उचित मिलान हो जाएगा। यहाँ पे इसका कोड दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है। सही चीजें मैंने आपको बता दी। चमगादड़, चीरोपटेरा, घोड़ा, पैरिसोडेक्टाइल, कंगारू, मार्सुपीलिया और सील एनिमेलिया। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी अपनी राय रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेटम कॉर्नियम नामक त्वचा का अस्तर अनुपस्थित होता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर इज लैकिंग इन द स्किन ऑफ। किसमें अनुपस्थित होता है? एम्फीबिया, फिश, रेप्टाइल या फिर मैमेलिया। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ये हम लोगों ने देखा था कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल और मैमल में प्रेजेंट होता है, जबकि ये पक्षियों में जो है एक मिनट, मछलियों में जो है वो अनुपस्थित होता है। यह बाह्य आवरण का निर्माण करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली उपास्थि युक्त मछली है जिसकी विशेषता उसके स्केल के आधार पर निर्धारित होती है? कौन सी मछली जो है उसके स्केल पे आधार पे उसकी विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, कॉस्मोइड, प्लेकॉइड, गायनोइड या फिर साइक्लॉइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेकॉइड। प्लेकॉइड जिसे आप कॉन्ड्रिक्थिस या फिर कॉर्टिलिजिनस फिश के अंतर्गत रख सकते हैं। इसे बोनी फिश कहा जाता है। स्कोलियोडॉन भी कॉर्टिलिजिनस फिश के अंतर्गत आता है, और इन्हें जो है साइक्लॉइड मछलियाँ जो लंग फिश होती हैं, इनके मतलब फेफड़े युक्त जो मछलियाँ होती हैं, उन्हें इसके प्लेकॉइड्स के आधार पर जो है विभाजित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य मछली यूपी में कल्टीवेट की जाती है, हालांकि वो भारत की नेटिव नहीं है, यानी भारत की नेटिव फिश नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ये जो है कल्टीवेट की जाती है। ऑप्शन है हाइपोफथेलमिक्सिया मोलिट्रिक्स, क्लेरियास बेट्रेकस, लेवियो रोहिता, चन्ना पेंक्टेटस।
ईडेबल फिश है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसी को सिल्वर फिश के नाम से जाना जाता है। हाइपोथैलमिक्सिस मोलिट्रिकस, इसी को सिल्वर फिश के नाम से जाना जाता है। ये भारत में नहीं पाई जाती है, भारत की नेटिव फिश नहीं है, लेकिन ये भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में एक ईडेबल मछली के रूप में जो है कल्टीवेट की जाती है। इसी को सिल्वर फिश के नाम से जाना जाता है। अगर ये भारत की नेटिव नहीं है तो ये कहाँ की नेटिव है? तो ये चीन की नेटिव है। कहाँ की? चीन की नेटिव है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के ताजे पानी में बहुतायत से पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तनधारी में पिन्ना निप्पल्स गर्भाशय नहीं होता लेकिन उनके पास उदर विसरण मौजूद होता है? यानी पिन्ना निप्पल्स और यूट्रस जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन उनके पास एब्डोमिनल टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन, स्केली चींटीखोर यानी स्केली एंट ईटर, स्पैनी एंट ईटर, टू आइज्ड एंट ईटर, या फिर बैंडेड एंट ईटर। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, स्पैनी आंट ईटर। स्पैनी आंट ईटर में जो है ये एक स्तनधारी है, इसके पास पिन्ना निप्पल और गर्भाशय नहीं होता, लेकिन इसके पास जो है एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ये ओबी पैरस है। कैसा है? ओबी पैरस है, यानी कि ये अंडयुज प्राणी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी खाद्य मछली है जिसकी भारत में खेती की जाती है? मेजर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, माइनर कॉर्प, या फिर बिग हेड कॉर्प? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मेजर कॉर्प। मेजर कॉर्प एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विदेशी खाद्य मछली है। इसकी भारत में खेती की जाती है, यानी कल्टीवेशन किया जाता है, जो भारतीय संस्कृति और भारत का हिस्सा है। मेजर कॉर्प एक प्रकार की खाद्य मछली है। इसमें बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कतला, इसके अलावा आपने लिवियो रोहिता जिसे रोहू कहते हैं, इसके अलावा मृगला, ये सारी मछलियाँ जो हैं ये खाद्य मछलियाँ होती हैं और ये मेजर क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है आर्कियोपेट्रिक्स, ये बर्ड फॉसिल है, बिल्कुल सही जवाब है। आर्कियोपेट्रिक्स को बर्ड और रेप्टाइल के बीच की कनेक्टिव लिंक भी कहा जाता है। अगला स्टूथियो, इसमें बर्ड विथ 3 टूज नहीं, स्टूथियो जो है इसके अंतर्गत ऑस्ट्रिच वगैरह आता है। ये एक क्या होता है, ये 2 अंगुलियां वाला होता है, यानी कि इसमें 3 अंगुलियां नहीं होती, इसमें 2 अंगुलियां होती हैं। उसके अलावा हर्स्रोनिक्स, इसमें टूथ बर्ड पाए जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। एप्टेनोडाइटस, इसमें पक्षी जिसमें जो है बेब्ड फूड पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। गलत हो जाएगा इसमें ये, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें 3 टूज नहीं 2 टूज पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में ऑस्ट्रिच वगैरह देखने को मिलता है। अगला पूछा है, इनमें से लंग फिश कौन सा है? लंग फिश हम लोगों ने अभी देखा 3 प्रकार के लंग फिश हैं। इसमें से कौन सा लंग फिश है? तो प्रोटोपेटेरस, यही एक लंग फिश है। प्रोटोपेटेरस ये कहाँ की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी लंग फिशेस पाए जाते हैं। लेपिडोसेरन, प्रोटोपेटेरस तथा नियोसिरेटोड, ये इसके नाम है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में एक बार लंग फिश और उनके पाए जाने वाले स्थान को लिख सकते हैं। यूपीएलटी ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था, और आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो कभी एग्जाम में आपके सामने आ गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, द नर्व कॉर्ड इज कॉर्डेट इज सिचुएटेड। कशेरुकियों में तंत्रिका रज्जु स्थित होता है, कहाँ होता है? डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड, वेंट्रल टू नोटोकॉर्ड, इनसाइड ऑफ नोटोकॉर्ड, या एम्बेडेड इन द इंटेगुमेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड। कशेरुकी में यानी जितने भी कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं उनका जो नर्व कॉर्ड होता है वो डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड में अवस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक ताजे पानी की मछली को लगातार क्या चाहिए? तो एक ताजे पानी की मछली को गेट रिड ऑफ वाटर एंड एक्वायर्ड साल्ट चाहिए, यानी जल छोड़ना चाहिए और लवण लेना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक फ्रेश वाटर फिश जो है उसे लगातार जल को छोड़ते रहना चाहिए और साल्ट को जो है लेते रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ओबीपेरिटी इज फाउंड इन। ओबीपेरिटी किस में पाया जाता है? व्हेल में। व्हेल बच्चे को जन्म देती है, चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है, कंगारू बच्चे को जन्म देता है, इकाइडिना जो है ये इसमें ओबीपेरिटी यानी अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, ये भी एक स्तनधारी है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इकाइडिना, चमगादड़, ऑर्क्योरिंकस, ये सब उड़ने वाले स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। जबकि बात करें व्हेल की तो ये पूर्ण जलीय स्तनधारी होता है, और इसका जो सही जवाब वो इकाइडिना हो जाएगा। ठीक है, इसमें ओबीपेरिटी देखने को मिलता है। मार्सुपियल दर्शाता है, मार्सुपियल क्या दर्शाता है?
एसेक्सुअलिटी, ओबी पैरिटी, ओबी ओबी बीबी पैरिटी। देखिए ओबी पैरिटी और ओबी बीबी पैरिटी दोनों में अंतर होता है, ठीक है। मार्सुपियल जितने होते हैं ये अल्प विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, इन्हें ओबी बीबी पैरिटी कहते हैं। ओबी पैरिटी क्या होता है, जो अंडे देते हैं उसके बाद अंडे बड़े होके बच्चों में जाते हैं, वो ओबी पैरिटी आता है। बीबी पैरिटी में डायरेक्ट बच्चों को जन्म दिया जाता है, जैसे मैमल्स, जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्सुपियल्स जो होते हैं ये अल्प विकसित अवस्था में बच्चे को जन्म देते हैं, और जब तक बच्चा विकसित नहीं हो जाता इनके शरीर में एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये अपने बच्चों को रखते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब इनको जो है इसी मतलब ये इसी में रख के इनको पोषण वगैरह देते रहते हैं। जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तब इसको इस थैली से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये मेटाथीरिया के जीव होते हैं, ठीक। कंगारू भी इसी का एक सदस्य है। कंगारू किस में आता है, कंगारू जो है ये ओबी बीबी पैरिटी में आता है। क्वेश्चन, फेदर्स कवरिंग द बॉडी ऑफ चिक्स आर, चूहे के शरीर को ढकने वाले पंख को क्या कहा जाता है? डाउन फेदर्स, फिलोफ्लैम्स, कॉन्टोर फेदर्स या फिर रेमिक्स्ड। सही जवाब हो जाएगा इसका समोच्च पंख यानी कि कंटूर फेदर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पंख केवल पक्षियों में ही पाए जाते हैं, परंतु कुछ ना उड़ने वाले जीवों में भी पंख देखने को मिलता है जो केराटिन प्रोटीन से बना होता है। मुर्गी के चूजों के जो पंख होते हैं उन्हें काउंटर पंख कहा जाता है या समोच्च पंख कहा जाता है। ये जो है इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है, काउंटर पंख का एक और नाम है पिन्नी। क्या है? पिन्नी, ठीक है। ये किस में होता है? ये चूजे में, मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको चूजा कहा जाता है, उन्हीं में ये देखने को मिलता है। इसी को चिकन्स या चिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये नुकीले पतले सुई के समान होते हैं। इनकी पूंछ जो होता है वो क्विल पंख से निर्मित होती है, जिसे अगर पूछा जाए इनकी क्विल जो है वो किस पंख से निर्मित होती है तो उसको क्विल पंख बोला जाता है, क्विल फेदर, ठीक है। और इसका एक स्पेशल नाम है, उसे कहते हैं रेक्टेरिस, रेक्टेरिस, ठीक है। इनके पूंछ को क्या कहा जाता है? रेक्टेरिस कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें काउंटर फेदर देखने को मिलता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरीसृप जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाया जाता है? पाइथन, क्रोकोडाइल, कैमेलियन या फिर टुआटार, टर्टल, सॉरी टुआटार नहीं, टर्टल। तो आपको बता दें अगर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग तो क्रोकोडाइल सही हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें वास्तव में क्रोकोडाइल के अंतर्गत 4 चैम्बर्ड हृदय नहीं पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो इसमें 3.5 पाया जाता है, 3.5 चैम्बर्ड हृदय पाया जाता है, ठीक है। जितने भी वो होते हैं, क्या कहते हैं, सरीसृप होते हैं, उसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। मछली में उभयचर मछलियों में 2 चैम्बर्ड, उभयचर और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड, लेकिन जो आपका एक मिनट फिशेज में जो होता है, फिशेज में 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड्स, सरीसृप में 3.5 चैम्बर्ड, परंतु मगरमच्छ में जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हृदय पाया जाता है। बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है, ठीक है। तो मैमल्स की तरह, जैसे मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हृदय पाया जाता है, वैसे ही मगरमच्छ जो है ये है तो रेप्टाइल, रेप्टाइल में 3.5 पाया जाता है, 3.5 पाया जाता है, लेकिन रेप्टाइल्स होते हुए भी मगरमच्छ में जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 4 चैम्बर हार्ट और किस में देखने को मिलता है? तो मैमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फर्कुला अस्थियां पाई जाती हैं, फर्कुला बोन्स इज प्रेजेंट इन, फर्कुला बोन्स किस में पाया जाता है? तो हम लोगों ने कई बार देख लिया, फर्कुला बोन्स पक्षियों में पाया जाता है। दोनों कैल्विक्स और इंटर कैल्विक्स के मध्य में जो दोनों को जोड़ती है उसी को फर्कुला बोन कहा जाता है। ये बी के आकार की हड्डी होती है। इसे विश बोन या मैरी थॉट बोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाएगा इसका और नाम क्या है तो इसी को विश बोन या फिर इसी को मैरी थॉट बोन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ पक्षियों में ही पाई जाती है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कूट दिया है, आपको इसको मैच करना है। पहला दिया है फ्रेटानेफॉर्म, प्रोनेफॉर्म, मीजोनेफ्रॉम, होलोनेफ्रॉस या फिर ऑपिथोनेफ्रॉस। आपको दिया है कि दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए और बताइए कि क्या क्रम होगा संरचनात्मक ब्रिक का कशेरुकी प्राणियों में। यानी कि जो ब्रिक है, किडनी है, उसका स्ट्रक्चर पूछा है वर्टिब्रेट में। पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वर्टिब्रेट्स में जो ब्रिक का स्ट्रक्चर होता है वो प्रोनेफ्रॉन से शुरू होता है। प्रोनेफ्रॉन के बाद आता है ओपियो इस्थोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन,
ये इसका सही क्रम होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, BEA ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमारा कॉर्ड डेटा के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। कॉर्ड डेटा खत्म करने के बाद हमको कौन सी टॉपिक स्टार्ट करनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपको डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन थ्योरी क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर भी आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनिमल सेल है, लेकिन अभी कॉर्ड डेटा हमारा और लंबा चलने वाला है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आगे भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से, हमें कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू।